हेलो फ्रेंड्स, तो हम प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस डिस्कस कर लेते हैं। तो हमारा पहला क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ और आर प्रिंसिपल ऑफ ग्रोथ और डेवलपमेंट के कौन से प्रिंसिपल हैं। तो सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि ग्रोथ और डेवलपमेंट, जो ग्रोथ होती है वो डेवलपमेंट का पार्ट होती है। डेवलपमेंट एक ब्रॉडर कॉन्सेप्ट है और ग्रोथ क्या है, एक नैरो कॉन्सेप्ट है। ग्रोथ जो है वो एक स्पेसिफिक टाइम पीरियड के लिए होती है, एक स्पेसिफिक एज तक होती है, लेकिन डेवलपमेंट जो होता है वो लाइफ लॉन्ग प्रोसेस है जो हमेशा चलता रहता है। और जो ग्रोथ है वो क्वांटिटेटिव प्रोसेस है, इसके अंदर हमारे बॉडी के स्ट्रक्चर में जो है परिवर्तन होता है, लेकिन जो डेवलपमेंट होता है वो ऑल राउंड डेवलपमेंट होता है हर क्षेत्र में। तो मेनली अब इसमें देख लेते हैं कि डेवलपमेंट नेवर फॉलोज़ अ पैटर्न, कि डेवलपमेंट कभी भी एक पैटर्न को फॉलो नहीं करना। क्या ये बात सही है? नहीं, ये बात सही नहीं है, क्योंकि डेवलपमेंट भी एक पैटर्न को फॉलो करता है। क्योंकि डेवलपमेंट क्या है, वो ग्रोथ, देखो आप ऐसे समझो कि ये क्या है, ये बाहर वाला, ये सिलोक से ये डेवलपमेंट है और ये अंदर वाला है ग्रोथ। जब ग्रोथ एक पैटर्न को फॉलो कर रही है तो डेवलपमेंट भी अपने आप जो है पैटर्न को फॉलो करेगा। तो फर्स्ट जो है इसमें गलत दिया हुआ है। अब है प्रिंसिपल ऑफ इंडिविजुअल डिफरेंस, कि हर इंसान में कुछ ना कुछ डिफरेंसेस होते हैं। तो ये बिल्कुल सही है, क्योंकि कई बार देखा जाता है कि एक स्पेसिफिक पैटर्न है उसका फॉलो करने का, लेकिन फिर भी जो है लोगों में अलग अलग, किसी में किसी चीज़ का डेवलपमेंट जल्दी हो जाता है, किसी में बाद में होता है। इंटीग्रेशन होता है। इंटीग्रेशन मतलब बहुत सारी चीज़ों को मिलकर उसका डेवलपमेंट होना या ग्रोथ होना। ये भी सही है, क्योंकि इंटीग्रेशन काफ़ी सारी चीज़ों का आपको देखने को मिलता है। अब डेवलपमेंट प्रोसीड्स फ्रॉम जर्नल टू स्पेसिफिक रिस्पॉन्सेज। डेवलपमेंट पहले जर्नल होता है, फिर स्पेसिफिक पार्ट का। जैसे कि मान लो कि पहले आपको अवेयरनेस होती है कि जैसे मान लो आपकी हैंड की मूवमेंट है, पहले आप पूरे हाथ की मूवमेंट होती है, बाद में धीरे धीरे आपकी फिंगर की मूवमेंट होती है। तो ये दोनों क्या है, जो है इसमें दूसरा, तीसरा और चौथा जो है सही है। अब आ जाता है जो फंक्शन होता है एजुकेशन का, इज़ टू क्रिएट ह्यूमन बींग, कि जो एजुकेशन का फंक्शन है ह्यूमन बींग्स को क्रिएट करना। इंटीग्रेटेड एंड देयरफॉर दे आर, कि जो ह्यूमन बींग्स को, इंटीग्रेशन का मतलब है कि बहुत सारी चीज़ों को मिलाना, जोड़ना। इन सारे जितने भी डेवलपमेंट और इन सब चीज़ों को हम जोड़ते हैं, कि मोरल डेवलपमेंट है, सोशल डेवलपमेंट है, फिज़िकल डेवलपमेंट है, हम इन सारे डेवलपमेंट्स को क्या करते हैं, हम इनका इंटीग्रेशन करते हैं। क्यों करते हैं? जिससे कि जो इंसान है, जो व्यक्ति है, उसमें इंटेलिजेंस आए, वो इंटेलिजेंट बने, ठीक है, उसको उस चीज़ का ज्ञान हो, हर क्षेत्र का उसका ज्ञान हो। तो नोट वर्दी, अमीर बने, मूर्ख बने, ये नहीं, इंटेलिजेंट बने। अब है हाउ मैनी लाइफ स्किल्स आर देयर, तो ये क्वेश्चन रब हो रखा है, ये दोनों थर्ड और फोर्थ। आगे आ जाता है हमारा, विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ द टूल ऑफ थिंकिंग। थिंकिंग के टूल क्या होते हैं? जो थिंकिंग होती है, सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए कि हमारा कोग्निटिव एस्पेक्ट होता है, हमारे माइंड से रिलेटेड होती है ये, ठीक है। तो जो आपको ब्लूम्स टैक्सोनॉमी अगर याद होगी, तो ब्लूम ने तीन चीज़ें बोली थी, एक कोग्निटिव, एक अफेक्टिव डोमेन और एक होता है साइकोमोटर डोमेन। तो कोग्निटिव डोमेन जो होता है वो हमारा थिंकिंग का पार्ट होता है। थिंकिंग करने के लिए हमारे पास एक कॉन्सेप्ट होना होता है, हमारे पास कुछ इमेजेस होती हैं, ठीक है, कुछ लैंग्वेज होती है, प्रोपोर्शन होता है, ठीक, आइडियाज़ होते हैं। इन सब को माइंड मैपिंग करते हैं, दिमाग में सोचते हैं, अलग अलग चीज़ों का यूज़ करते हैं, तो वो थिंकिंग होती है। अब आ जाता है इसके अंदर थिंकिंग में क्या क्या चीज़ है। माइंड मैपिंग तो हम करते हैं इसके अंदर, ठीक है, अलग अलग विचार बनाते हैं, धारणाएं बनाते हैं। अब आ जाता है कोग्निटिव रिसर्च ट्रस्ट। कोग्निटिव रिसर्च ट्रस्ट भी हम इसके अंदर करते हैं किसी भी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए, और कॉन्सेप्ट का फॉर्मेशन भी करते हैं कि ये चीज़ हो सकती है। जैसे मान लो मुझे यहाँ से मुंबई जाना है, तो अब मैंने क्या किया, मैंने माइंड मैपिंग करूँगी, मैं आइडिया बनाऊँगी कि मैं कैसे जाऊँ, कैसे नहीं जाऊँ, कॉन्सेप्ट बनाऊँगी, ठीक है, कि मैं ट्रेन से जाऊँ या मैं प्लेन से जाऊँ, मैं बस से जाऊँ। तो हर चीज़, ये सारे थिंकिंग के पार्ट होते हैं। अब कॉग्निटिव रिसर्च ट्रस्ट जो होता है, ये आगे भी आएगा, मैं आपको क्लियर कर देती हूँ। तो इसके अंदर आ जाता है हमारा
कि कॉग्निटिव रिसर्च ट्रस्ट जो होता है ये हाई ऑर्डर थिंकिंग के लिए होता है, जब हमें थिंकिंग स्किल को बहुत ज़्यादा हाई ऑर्डर में करना होता है। तो इसके अंदर सबसे पहले होता है हमारा CAF, जिसको हम कहते हैं कंसीडर ऑल फैक्टर्स। हाई ऑर्डर थिंकिंग में जो हम कुछ ज़्यादा, जैसे साइंटिस्ट होते हैं, ठीक है, कोई बड़े बड़े राइटर हैं और कुछ भी साइंटिफिक काम कर रहे हैं, ये सारे क्या करते हैं, हाई ऑर्डर थिंकिंग का यूज़ करते हैं। तो इसमें CAF यानी कंसीडर ऑल फैक्टर, ये इसकी स्टेजेस हैं। अगर हम सारे फैक्टर्स को कंसीडर कर रहे हैं या आगे पीछे भी हो सकती है, तो ये क्या होती है हमारी, इसके पार्ट है, CAF कहेंगे। एक होता है हमारा FIP होता है कि ये इम्पोर्टेंट प्रायोरिटी, ठीक है, इम्पोर्टेंट प्रायोरिटी देना, कि बहुत सारे फैक्टर्स हैं उसमें से हम कुछ को इम्पोर्टेंट प्रायोरिटी दे रहे हैं और उसी के ऊपर थिंकिंग कर रहे हैं अपनी। फिर है PMI मतलब प्लस माइनस और इंटरेस्टिंग आइडियाज़, कि अभी मेरे सामने बहुत सारी चीज़ें, मेरे सामने एक प्रॉब्लम है और मुझे उस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन निकालना है। तो उसके लिए मैं कुछ चीज़ों को प्लस, कुछ उसमें एडिशन करूँगी, कुछ हटाऊँगी, कुछ आइडिया उसमें जोड़ूँगी। हाई ऑर्डर थिंकिंग किसी भी चीज़ की हो सकती है। मान लो रिसेंटली हमारे घर में क्या है, मेहमान आने वाले हैं और हमारे पास क्या है, बिल्कुल सब्ज़ी नहीं है, कुछ इतना कुछ बनाने के लिए नहीं है। तो मैं अपनी हाई ऑर्डर थिंकिंग करूँगी कि मेरे पास ये दूध है तो इसमें से मैं कैसे पनीर बना सकती हूँ। मेरे पास नींबू नहीं है तो मैं उसकी जगह दही का यूज़ कर सकती हूँ, विनेगर का यूज़ कर सकती हूँ। तो ये प्लस माइनस करना इसमें आ जाएगा। APC क्या होता है हमारा, ऑल्टरनेटिव पॉसिबिलिटीज़ और चॉइसेस, कि क्या क्या ऑल्टरनेटिव चीज़ें इसके हो सकते हैं, क्या क्या पॉसिबिलिटीज़ हैं जिसका मैं यूज़ करूँ, क्या क्या चॉइसेस हम बना सकते हैं। OPV का मतलब है अदर पीपल्स व्यू, कि दूसरों के भी अब हम सलाह लें जब हाई ऑर्डर थिंकिंग करने के लिए। तो और फिर आता है AGO मतलब एम्स गोल ऑब्जेक्टिव, कि जो हमारा पर्पज़ है, कि मेरा पर्पज़ है कि मुझे ये वाला जो एग्ज़ाम क्लियर करना ही करना है, क्योंकि वैकेंसीज़ बहुत कम है, कंपटीशन हाई है, लेकिन मेरा एक एम है, गोल है, ऑब्जेक्टिव है, तो मैं उसके ऊपर फोकस्ड होकर अपनी थिंकिंग करूँगी। फिर है C&S का मतलब कॉन्सिक्वेंसेस सीक्वल, कॉन्सिक्वेंसेस क्या होंगे इस चीज़ के और हमारा सीक्वल क्या होगा, किस चीज़ को मुझे फॉलो करना है, किस चीज़ को नहीं करना है। ये सारे हाई ऑर्डर थिंकिंग के क्या होते हैं, हमारे पार्ट होते हैं। तो अब इसके अंदर तो क्या होगा, हमारा तीनों चीज़ें इसमें इंक्लूड होगी। अब आ जाता है एजुकेशन वॉज पुट इन कॉन्करेंट लिस्ट, जो है कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट की, उसके अंदर कब की गई थी, ये 42 में पुट की गई थी कॉन्करेंट लिस्ट, ठीक है। अब है जो मेन पार्टी जो होती हैं कंट्रीब्यूटिंग टू द सक्सेस ऑफ एजुकेशनल रिफॉर्म्स, जो एजुकेशन में रिफॉर्म्स लाने हैं उसमें सक्सेस पार्टी आर द फर्स्ट ऑफ ऑल द लोकल कम्युनिटी होती है, कि जो मेन कंट्रीब्यूशन होता है कि हमारी जो एजुकेशन है उसमें हमें सक्सेस लानी है। तो कौन सी जो लोकल कम्युनिटी नहीं है इसमें से, जो एजुकेशन सेक्टर में सक्सेस लाने के लिए, पेरेंट्स तो बहुत ज़्यादा इन्वॉल्व होते हैं बच्चों के साथ। जो एक एजुकेशन में एक बच्चे की सक्सेस जब भी होती है जो पेरेंट्स इन्वॉल्व हों, टीचर्स इन्वॉल्व हो, स्कूल का हेड इन्वॉल्व होता है। लेकिन इन चारों में से कौन इन्वॉल्व नहीं होगा, गवर्नमेंट इन्वॉल्व नहीं होगी, क्योंकि गवर्नमेंट ने पॉलिसीज़ बना दी, सब बना दी, लेकिन उसका इम्प्लीमेंटेशन स्कूल पे और आसपास जो सोसाइटी है इन पे रहेगा। अब आ जाता है विच ऑफ द फॉलोइंग। अब ये भी क्वेश्चन जो है ये मिक्स कर रखा है, कटा हुआ है। कैन बी अ वे फॉर इन्वॉल्विंग, कम्युनिटी को इन्वॉल्व करने का क्या तरीका हो सकता है। मॉनिटरिंग द अटेंडेंस बाय कम्युनिटी रिप्रेजेंटेटिव्स, कि अटेंडेंस देखने की कम्युनिटी के रिप्रेजेंटेटिव्स कौन कौन से हैं, या टीचिंग वोकेशनल स्किल्स टू, इसमें एक क्वेश्चन ही अधूरा है, वोकेशनल स्किल टू स्टूडेंट विद सपोर्ट फ्रॉम कम्युनिटी। ये दोनों ही सही हैं, क्योंकि क्या है कि अगर हम कम्युनिटी से किसी को बुला लेते हैं अपने स्कूल में और वहाँ पे वो आके कुछ बता के जा रहे हैं तो बच्चे इन्वॉल्व होंगे, या वोकेशनल स्किल सिखा रहे हैं बच्चों को, उस कम्युनिटी का सपोर्ट ले रहे हैं, तो ये दोनों ही होंगे।
अब है 10th क्वेश्चन देख लीजिए, बच्चे की मूल भाषा का उपयोग नहीं करने के कारण, कि बच्चे की मूल भाषा मतलब जो उसकी मदर टंग है उसका उपयोग अगर हम नहीं कर रहे हैं तो कौन सी समस्या उत्पन्न होगी। अलगाव होगा कि बच्चा अलग से रहेगा, अलग थलग रहेगा दूसरे बच्चों से, असहभागिता होगी कि किसी भी काम में वो पार्टिसिपेशन नहीं कर रहा, और बड़े पैमाने पर ड्रॉप आउट, और बहुत ज़्यादा बड़े पैमाने पर क्या होगा, ड्रॉप आउट होगा। ये तीनों ही चीज़ें उसके साथ होंगी। इसलिए जो हमारी जो 1986 की पॉलिसी थी और 2020 की नेशनल एजुकेशन पॉलिसी बनाई गई है, इसमें भी बोला है कि हमें मदर टंग में, कि कम से कम हमारी जो प्राइमरी एजुकेशन हो वो मदर टंग में हो, जिससे कि बच्चा जो है स्कूल से भागे नहीं, चीज़ों में इंटरेस्ट ले पढ़ने के लिए। अब है कि किसने हु कंसीडर्ड, किसने, ये एक कोटेशन है, ये किसने कही थी, तो मैक्लेवर और पेज ने कही थी। सोसाइटी एज अ सिस्टम ऑफ यूजेज एंड प्रोसीजर्स ऑफ अथॉरिटी एंड म्यूचुअल एड ऑफ मैनी ग्रुपिंग एंड डिविजन्स ऑफ कंट्रोल्स ऑफ ह्यूमन बिहेवियर ऑफ लिबर्टीज़, ये सारी उन्होंने कही थी। अब आ जाता है वॉट फंक्शन इज़ परफॉर्म्ड बाय एजुकेशन इन एवरी सोसाइटी, कि कौन सा जो फंक्शन है हर सोसाइटी एजुकेशन में परफॉर्म करती है। तो पहला है टू सोशलाइज द मेंबर्स ऑफ सोसाइटी, की सोशलाइज करने के लिए मेंबर ऑफ सोसाइटी के, एंड ट्रांसमिट द, कि हर सोसाइटी में एजुकेशन का एक मोटिव होता है कि जो भी मेंबर्स हैं सोसाइटी के उसके अंदर ट्रांसमिशन ऑफ कल्चर का। स्कूल को इसलिए तो किया जाता है, स्कूल में भी कल्चर के बारे में बताया जाता है कि एक और सोसाइटी ही होती है, स्कूल एक क्या होती है, एक मिनिएचर होती है सोसाइटी का। तो उसके अंदर जो है सोसाइटी, हमारे कल्चर की, हमारी संस्कृति की रिस्पॉन्सिबिलिटी भी स्कूल के ऊपर होती है कि एक हमारे कल्चर को एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी तक बढ़ाना, सोसाइटी की नीड्स को फुलफ़िल करना, ये सब दोनों के दोनों ही इसके सही आंसर है, फंक्शन है इसके। अब डैश इज़ अ प्रोसेस थ्रू विच कम्युनिटी, ये एक प्रोसेस है, ये क्वेश्चन कटा हुआ है, क्या कहते हैं, विच, जिसकी मदद से क्या होता है, कम्युनिटी ट्रांजैक्ट और एजुकेट देयर मेंबर्स, जो है अपने मेंबर्स को एजुकेट करती है अबाउट द नॉर्म्स के बारे में, वैल्यूज़ के बारे में ऑफ द सोसाइटी। तो ये इसके ऑप्शंस कटे हुए हैं। अब आ जाता है विच ऑफ द फॉलोइंग कॉग्निटिव रिसर्च ट्रस्ट, तो CORT मैंने भी आपको बताया ही था कि टूल्स टूल अलाउ द इंडिविजुअल टू चूज़ फ्रॉम अ नंबर ऑफ डिफरेंट पॉसिबिलिटीज़ एंड अल्टरनेटिव, कि जो हमें क्या करता है कि अलग अलग ऑल्टरनेटिव और पॉसिबिलिटीज़ में चूज़ने, क्या कहते हैं, ये देखो ये रहा इसका, कि अलग अलग पॉसिबिलिटी और ऑल्टरनेटिव्स में से देखो फर्स्ट, इन्होंने इसका आंसर दिया है फर्स्ट इम्पोर्टेंट प्रायोरिटी, विच ऑफ द फॉलोइंग कॉग्निटिव CORT टूल अलाउज द इंडिविजुअल्स टू चूज़ फ्रॉम अ नंबर ऑफ डिफरेंट पॉसिबिलिटी एंड ऑल्टरनेटिव, की एक नंबर को चूज़ करने के लिए बोल रहा है, ठीक है। तो अब इसके अंदर ये आ जाता है कि फर्स्ट इम्पोर्टेंट प्रायोरिटी, की जिस एक ही नंबर को बोला है चूज़ करने के लिए, तो जिसकी प्रायोरिटी जो सबसे ज़्यादा होगी हम उसे ही चूज़ करेंगे, ठीक है। बाकी आप इसका एक बार स्क्रीनशॉट ले लेना इसका, तो इसमें क्या होगा FIP। अब आ जाता है विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट अ नॉन स्टैंडर्डाइज टेस्ट और सब्जेक्टिव मेथड ऑफ असेसिंग पर्सनैलिटी, कौन सा स्टैंडर्डाइज टेस्ट नहीं होगा, तो इसका है ग्राफोलॉजी नहीं होगी, क्योंकि अगर हम पर्सनैलिटी को मापना चाहते हैं तो सोशियोमेट्री तो होगा ही। अगर मान लो आपको अपनी क्लास में किसी बच्चे की पॉपुलैरिटी चेक करनी है तो आप क्या करोगे, सोशियोमेट्री अप्रोच का यूज़ करोगे, अलग अलग बच्चों से पूछोगे, किसी को मान लो मॉनिटर आपको चूज़ करना है तो कितने वोट्स उसको मिलते हैं। एनेक्डोटल रिकॉर्ड से भी आपको पर्सनैलिटी पता चलेगी, कि एनेक्डोटल रिकॉर्ड का मतलब होता है कि जब अचानक से जो टीचर अनप्लैन्ड तरीके से किसी बच्चे का व्यवहार जो है वो व्यवहार पॉजिटिव भी हो सकता है और नेगेटिव भी हो सकता है, उसको ऑब्ज़र्व करती है, तो वो क्या होता है एनेक्डोटल रिपोर्ट में उसकी लिख देती है कि वो व्यवहार मान लो उस बच्चे को बहुत ज़्यादा अफेक्ट करता है। जैसे कि है कि आपके स्कूल के बच्चे हैं और आपने अनप्लान्ड तरीके से आप घर जा रहे हो छुट्टी होने के बाद,
तो आपने देखा कि जो कुछ बच्चे जो हैं वो स्मोकिंग कर रहे हैं, ठीक है, या वो गलत लोगों के साथ खड़े हैं, स्मोकिंग कर रहे हैं और वो ड्रिंक कर रहे हैं, तो आपने अचानक से अनप्लान्ड तरीके से आपने उन बच्चे का व्यवहार देखा, तो आप क्या करोगे, उसकी जो रिपोर्ट उसमें लिखोगे, उसके नाम की जो फाइल होगी उसमें लिखोगे कि आपने ये देखा है, और फिर आप उसको गाइडेंस दोगे उस चीज़ को ठीक करने के लिए। ये पॉजिटिव भी हो सकती है कि आपने कोई अच्छा व्यवहार देखा, कि बच्चा मदद करते हुए देखा आपने किसी को, कुछ भी हो सकता है। तो पर्सनैलिटी का पता चला, सोशियोमेट्री से, स्कोर कार्ड से भी पता चलेगा कि अलग अलग उसके ऊपर आपने ट्रेड्स लिखे हों और स्कोर कार्ड उसमें बच्चे को क्या मिल रहा है। लेकिन ग्राफोलॉजी से पर्सनैलिटी का कोई मतलब नहीं है, क्योंकि उसके अंदर की एक ग्राफ बना देना और उससे पर्सनैलिटी का इतने अच्छे से आपको पता नहीं चलेगा। ये नॉन स्टैंडर्डाइज है। स्टैंडर्डाइज का मतलब होता है जिसका एक स्टैंडर्ड क्रिएट होता है और जो हर किसी के लिए सेम होती है, ठीक है, कि एक स्टैंडर्ड, जैसे आपका ये एग्ज़ाम है, ये स्टैंडर्डाइज है, या आपके बोर्ड के एग्ज़ाम होते हैं, उसका एक स्टैंडर्ड होता है, हर स्कूल अपना नहीं बनाता, एक बोर्ड जो है वो बनाएगा उसे। अब आ जाता है कि गल्फोर्ड और टॉरेंस के अनुसार, जो गल्फोर्ड और टॉरेंस के अनुसार कौन सी क्षमताएं सृजनात्मक उत्पन्न करती हैं। अब जो गल्फोर्ड और टॉरेंस थे उन्होंने बोला था कि जो प्रवाह की, और या अगर आपको मान लो ये थ्योरी पता ही नहीं, क्योंकि हमें सारी थ्योरी तो पता नहीं होगी, एग्ज़ाम में अचानक से आ जाती है, तो आपको ये पता होना चाहिए इसकी सृजनात्मकता उत्पन्न करती है। कि सृजनात्मकता मतलब क्रिएटिविटी। क्रिएटिविटी कैसे आती है? क्रिएटिविटी आती है कि जब हम आउट ऑफ द बॉक्स थिंकिंग कर रहे हैं और उस क्रिएटिविटी में लाने के लिए हम में क्या है, क्या कहते हैं, मौलिकता है, क्या कहते हैं, और दृढ़ता नहीं। जब भी दृढ़ता का मतलब होता है कि एक चीज़ पे अगर आप फिक्स हो गए, अगर वो चीज़ पे आप फिक्स हो तो आप क्रिएटिविटी कुछ कर नहीं पाओगे। क्रिएटिविटी का तो मतलब ही होता है कि हम एक अलग से कुछ सोचना जो जिसका कोई यूज़फुल हो, ठीक है। आप एक चीज़ पे अटके ना रहो। जैसे मान लो आपने एक ड्राइंग बनाई है और ब्लैक बोर्ड से आपकी सेम टू सेम ड्राइंग जो बच्चे बना लेते हैं, तो वो क्रिएटिविटी कुछ नहीं दिखा रहे, लेकिन जो बाकी बच्चे हैं वो उस चीज़ से हटकर कुछ बना रहे हैं, अपने व्यूज़ सोच उसमें डाल रहे हैं, तो वो क्रिएटिविटी में आएगा। तो उसमें कुछ प्रवाह होता है विचारों का, विचार आते जाते रहते हैं, पूरा अन्योन्याश्रितता जो होती है उसके अंदर, ठीक है, दृढ़ता नहीं होती है, मौलिकता होती है। तो ये हो जाएगा सेकंड, मौलिक होती है और उनमें एक रियलिटी होती है, अपना होता है, कुछ ओरिजिनलिटी होती है उसके अंदर। अब विच ऑफ द फॉलोइंग्स, इसके भी ऑप्शन गायब है। फॉलोइंग इज और नेगेटिव नॉन वर्बल रिइंफोर्समेंट है। नॉन वर्बल, पहले तो आपको ये पता होना चाहिए कि रिइंफोर्समेंट क्या होता है। जो रिइंफोर्समेंट होता है उससे आपको क्या मिलता है, एक हमारे व्यवहार में परिवर्तन के लिए कुछ जो बाहरी चीज़ें हमें दी जाती है, ठीक है, मोटिवेशन जो हमें दिया जाता है, एक तरह का वो रिइंफोर्समेंट है। वो हमें पॉजिटिव भी हो सकता है, वो नेगेटिव रिइंफोर्समेंट भी हो सकता है। मान लो आप अभी पेपर देने के लिए अच्छे से तैयारी कर रहे हो, पॉजिटिव वे में सोच के भी कर सकते हो कि मुझे एक अच्छा टीचर बनना है, मेरा भविष्य सुधर जाएगा, मेरी फैमिली का भविष्य सुधर जाएगा। और नेगेटिव लेके भी कर रहे हो कि टीचर बनने में आपका कोई मन नहीं है, बस आपको ये है कि भाई सैलरी अच्छी मिलेगी और आजकल के टाइम में क्या कहते हैं, पैसों की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। तो ये नेगेटिव तरीके से आप तैयारी कर रहे हो लेके। तो अब इसके अंदर है कि नॉन वर्बल रीइंफोर्समेंट नेगेटिव कौन सा होगा, वर्बल और नॉन वर्बल। वर्बल का मतलब होता है कि आप बोल के किसी को रीइंफोर्समेंट दे रहे हो, मान लो आपने बच्चों को बोल कर रीइंफोर्समेंट दिया। और नॉन वर्बल है कि आप बिना बोले दे रहे हो और नेगेटिव दे रहे हो। तो इसमें क्या आएगा, नोड और स्माइल। अगर आप स्माइल दे रहे हो तो ये तो पॉजिटिव हो गया, तो ये तो हो नहीं सकता, क्योंकि इन्होंने क्या पूछा, नेगेटिव नॉन वर्बल बताना है, तो फर्स्ट तो होगा नहीं। अब है एक्सप्रेशन ऑफ अनोयंस। अगर आप गुस्से वाला एक्सप्रेशन दे रहे हो तो बच्चा समझ जाएगा कि हाँ मैडम नाराज़ है, हमने कोई गलती करी है। तो ये क्या होगा, इसका सेकंड आंसर होगा ऑप्शन, अगर ठीक है। अब विच ऑफ द फॉलोइंग डिवाइस कैन बी यूज फॉर इम्प्रूविंग द पावर ऑफ थिंकिंग। पावर ऑफ थिंकिंग को यूज़ करने के लिए कौन सा हम
डिवाइस यूज़ कर सकते हैं। तो पावर ऑफ थिंकिंग बढ़ाने के लिए तो आप है मॉडल्स ऑफ टीचिंग, अगर आप टीचिंग के अलग अलग मॉडल्स को यूज़ कर रहे हो, ठीक है, और उसके अंदर आप रेमेडियल टीचिंग दे रहे हो। रेमेडियल टीचिंग क्या होती है? रेमेडियल टीचिंग का मतलब है कि आपने एक बार एक चैप्टर पढ़ा दिया, फिर आपने देखा कि बच्चों को परेशानी है समझने के लिए, कुछ चीज़ें उन्हें समझ में नहीं आई, उनको डायग्नोस किया कि ये चीज़ें नहीं पता चल रही है उन्हें, फिर आपने उस चीज़ को दोबारा बताया, ठीक है, पढ़ाया, तो वो क्या होगा? रेमेडियल टीचिंग होगी। तो रेमेडियल टीचिंग से भी पावर ऑफ थिंकिंग बढ़ेगी। अब एक करिकुलम डेवलपमेंट, अगर हम करिकुलम में कुछ इम्प्रूवमेंट कर दें, कुछ नई चीज़ों का एडिशन कर दें, जब हम बोलते हैं कि एक समय के बाद करिकुलम में चेंजेस आते रहते हैं, क्यों आते रहते हैं? जिससे कि थिंकिंग की पावर भी हमारी बढ़ती है उससे। इवैल्यूएशन करना और डायग्नोस करना, अगर हम टाइम टाइम पे इवैल्यूएशन करते रहें, और बोला भी है हमारा कॉन्टीन्यूअस एंड कॉम्प्रिहेंसिव इवैल्यूएशन करें, तो उससे भी हमारी थिंकिंग की पावर बढ़ेगी और बच्चे भी एक्टिवली पार्टिसिपेट करेंगे। तो ये चारों इसके आंसर हैं। अब विच ऑफ द फॉलोइंग टाइप ऑफ डिसिप्लिन इज़ डेवलप्ड एज अ रिवोल्ट अगेंस्ट द ऑथोरिटेरियन, कि जो है एक रिवोल्ट मतलब एक विद्रोह, कौन किस टाइप का जो डिसिप्लिन होता है, एक विद्रोह की तरह यूज़ करते हैं ऑथोरिटेरियन डिसिप्लिन में। मैनी एडल्ट्स हैव बीन सब्जेक्टेड टू ड्यूरिंग देयर चाइल्डहुड। अब आपको ये पता होना चाहिए कि जो क्लासरूम मैनेजमेंट है ना, उसके अलग अलग स्टाइल होते हैं, तरीके होते हैं। तो उसमें उसका एक पार्ट है ऑथोरिटेरियन, ठीक है। अब ऑथोरिटेरियन डिसिप्लिन होता है जिसके अंदर जो टीचर की बहुत ज़्यादा क्या है, एकदम में जो हम कहते थे ना, जो पुराने ज़माने में होता था कि डंडे के ज़ोर पे मैडम ने बिल्कुल चुप बिठा रखा है, कि और बच्चों का कोई भी इन्वॉल्वमेंट उसके अंदर नहीं है। टीचर का डर है, बच्चे बैठे हुए हैं, पढ़ रहे हैं, लेकिन बच्चों को कुछ समझ भी नहीं आ रहा, कुछ बोल नहीं रहे क्योंकि डर है उन्हें, ठीक है। अब उस चीज़ को एक रिवोल्ट के, एक विद्रोह के तौर पे, अब बच्चे थोड़े अगर बड़े हो रहे हैं तो विद्रोह के तौर पे कैसे दिखाएंगे? परमिसिव डिसिप्लिन करके। परमिसिव डिसिप्लिन कैसे करेंगे? छोटे हैं तो चुपचाप बैठ जाएंगे, कुछ कर नहीं सकते, लेकिन जैसे उनकी एज बढ़ती है तो ऐसा अगर टीचर करते हैं तो उसमें से बहुत सारे बच्चे क्या करते हैं, टीचर बोलती रहती है चुप हो जाओ चुप हो जाओ, टीचर पढ़ाना चाहती है लेकिन बच्चे बिल्कुल नहीं सुनते टीचर की, तो वो विद्रोह कैसे दिखाते हैं, रिवोल्ट कैसे दिखाते हैं? वो परमिसिव डिसिप्लिन के अकॉर्डिंग दिखाते हैं, ठीक है। ऑथोरिटेरियन डिसिप्लिन जिसमें टीचर की इन्वॉल्वमेंट कम है, नहीं है, और बच्चे जो है ना, बच्चे की इन्वॉल्वमेंट है ना, तो टीचर को मतलब है ना बच्चों को मतलब है, बस एक डंडा ही सबको मतलब दिखा रहा है। और डेमोक्रेटिक डिसिप्लिन सबसे अच्छा डिसिप्लिन होता है जिसके अंदर टीचर और बच्चा दोनों मिलकर इन्वॉल्व होते हैं, स्ट्रेटजी बनाते हैं कि हम इस टाइम पे ये पढ़ेंगे, ये काम करेंगे, तो बेस्ट होता है डेमोक्रेटिक। लेकिन इसमें पूछा है कि ऑथोरिटेरियन जो डिसिप्लिन है कि जिसमें ना बच्चों को मतलब है ना टीचर को मतलब है, एक डर का माहौल है जो हमारे साथ होता था स्कूलों में, तो उसका बदला वो कैसे लेता है, ठीक है, रिवोल्ट करता है परमिसिव डिसिप्लिन करके, कि टीचर तो इसमें क्या है, कंट्रोल करना चाहती है लेकिन बच्चा बिल्कुल नहीं सुनता है, ठीक है। और मोटिवेशनल डिसिप्लिन मतलब मोटिवेशन की बातें करना, ये सब आ जाता है। अब विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ ट्रू अबाउट प्रेजेंट एजुकेशन के बारे में क्या सही है? अब जो प्रेजेंट एजुकेशन जो आप देखोगे तो उसके अंदर जो बच्चे, और आप अभी इसकी सिचुएशन देखो कि हर कोई स्ट्रेस में है, डिप्रेशन में है, जो हमारी एजुकेशन भी है बच्चों पे इतना ज़्यादा प्रेशर डाल रही है कि बच्चे सुसाइड कर लेते हैं। बेशक से करिकुलम कुछ भी बनाएं लेकिन उनके ऊपर कंपटीशन की भावना इतनी ज़्यादा बढ़ गई है क्योंकि हमारे पास रिसोर्सेज की भी कमी है। तो अब जो प्रेजेंट एजुकेशन जो है हमारी इज़ डेवलप विदाउट आउटवर्ड एफिशिएंसी, कंसर्ट करती है आउटवर्ड एफिशिएंसी। बस पेरेंट्स का भी प्रेशर रहता है कि तुम्हें इतने नंबर लाने हैं, इतने नंबर लाने हैं, इस कोर्स में एडमिशन लेना है, तो आउटवर्ड एफिशिएंसी के ऊपर सबका ध्यान रहता है, चाहे मन से इंसान कितना ही बीमार रहे। जैसे अभी जो हमने देखा था ओलंपिक्स हुए थे, ओलंपिक्स में भी आपको देखने मिला था, ठीक है। तो ये भी क्या होता है, प्रेशर होता है। अब इट डेवलप्स द मैन एज अ होल, ये मैन के पूरे डेवलपमेंट पे ध्यान ही नहीं देती, क्योंकि अगर पूरे डेवलपमेंट पे ध्यान दे तो अब आप देखोगे कि बच्चे भी टीचर की रिस्पेक्ट नहीं करते। पहले बच्चे रिस्पेक्ट भी करते थे और ना टीचर बच्चों से मतलब रखते हैं।
तो जो मोरल डेवलपमेंट उनका बहुत बिगड़ गया है, वैल्यू एजुकेशन उनको नहीं मिल पाती है। तो इसका जो अभी प्रेजेंट के अकॉर्डिंग जो है फर्स्ट वाला ओनली सही है। अब वाइल टीचिंग वाइल लर्निंग विच लर्निंग मेथड इज़ ऑब्जर्व, कौन सा लर्निंग मेथड ऑब्जर्व होता है व्हेन स्टूडेंट्स फ्रॉम डिफरेंट स्कूल्स आर वर्किंग टुगेदर, जब अलग अलग स्कूल के बच्चे एक साथ मिलकर क्या करते हैं, इंटरनेट पे शेयर करते हैं अपने असाइनमेंट को। तो वो कौन सी टीचिंग होती है, लर्निंग होती है। तो आपको सबसे पहले पता होना चाहिए, ये देखो इसमें जो डोबर फोर्थ लिखा हुआ है ना, ये मिक्स हो रखा क्वेश्चन, ये लास्ट वाला नहीं आएगा। तो ये टीचिंग होती है, आपको पहले कोलाबोरेटिव और कोऑपरेटिव लर्निंग में अंतर पता होना चाहिए। बहुत सारे बच्चों को अंतर नहीं पता होता। कोऑपरेटिव लर्निंग वो लर्निंग होती है जिसके अंदर क्या है, टीचर सामने है, कुछ ना कुछ इंस्ट्रक्शन दिए जा रही है। टीचर ने एक टॉपिक दिया, बच्चे ग्रुप में काम कर रहे हैं, टीचर के सामने काम कर रहे हैं, एक स्पेसिफिक जगह पे बैठ के काम कर रहे हैं। हेट्रोजीनस ग्रुप है। हेट्रोजीनस का मतलब है अलग अलग, कुछ कमज़ोर बच्चे हैं पढ़ने में, कुछ तेज़ बच्चे हैं, वो सारे मिलके इन्वॉल्व हैं। और कोलाबोरेटिव टीचिंग लर्निंग होती है। कोलाबोरेटिव लर्निंग में जो टीचर जो है ज़रूर वहाँ पे टीचर का होना ज़रूरी नहीं होता, ठीक है। इसमें बच्चे पहले क्या है, इसमें अपना और एक जगह पे बैठना ज़रूरी नहीं होता। अपने घर पे इंटरनेट पे भी कुछ प्रोजेक्ट बना सकते हैं। मैंने कर लिया अपना काम, सब कुछ हो गया, फिर मैं क्या कर सकती हूँ, उसे शेयर करूँगी हैं, और फिर बाद में मैं अपने साथ में जो ग्रुप के थे उनको भी दिखाऊंगी कि देखो ये मैंने किया है। और इसके अंदर जो मेरे ग्रुप के मेंबर जो हैं वो अलग अलग स्कूल के लोग और इवन जो अदर यूनिवर्सिटी हैं, ठीक है, यूनिवर्सिटी कह रही हूँ, जो इंडिया के बाहर के स्कूल है, अगर हम उनसे कोलाबोरेशन कर लेते हैं। जैसे अभी आपने दिल्ली गवर्नमेंट के स्कूल को देखा होगा कि जो करिकुलम है यूएस का करिकुलम लेके आ रहे हैं। तो इसमें क्या है, कोलैबोरेशन कर लेना कि वो क्या है, हमारी हेल्प करते हैं असाइनमेंट को पूरा करने में। हम इंटरनेट पे बात करते हैं, एक स्पेसिफिक जगह का होना ज़रूरी नहीं है। हम एक रिसर्च करते हैं, ठीक है, यहाँ पे एक्टिवनेस ज़्यादा होती है। और टीचर जो है हमेशा गाइड, जैसे टीचर भी कहता है कि किसी चीज़ पे रुकने को नहीं कहता, बल्कि उसमें और चीज़ों की फाइंडिंग करने के लिए बोलता है। तो ये होती है हमारी कोलैबोरेटिव लर्निंग। स्पेसिफिक जगह की होना ज़रूरी नहीं है। तो इसमें क्या शेयर कर रहे हैं हम इंटरनेट पे, तो इसका मतलब यही है कोलैबोरेटिव लर्निंग। अब लर्निंग सेंटर्ड और लर्नर सेंटर्ड में क्या अंतर होता है। लर्निंग सेंटर्ड होती है कि प्रोसेस के बारे में, और लर्नर होती है कि लर्नर में होगा कि टीचर ने सब कुछ तैयारी कर ली है कि बच्चे आएंगे तो मैं ये एक्टिविटी कराऊंगी, इसमें इस बच्चे को ये रोल दिया जाएगा, ये दिया जाएगा। सारी चीज़ें टीचर सेटल करके रहती है, बच्चों को ऑब्जर्व करती रहती है। चाइल्ड सेंटर्ड है लर्नर सेंटर्ड भी, लेकिन लर्निंग सेंटर्ड क्या होगी, जिसके अंदर टीचर खुद ही इन्वॉल्व हो जाती है प्रोसेस के अंदर, ठीक है, कि और क्या कहते हैं, बच्चों के साथ मिलकर खुद भी कुछ एक नई लर्निंग करती है। लेकिन लर्नर सेंटर्ड में क्या होगा, सब कुछ स्पेसिफिक है। जैसे लर्निंग सेंटर का एग्जांपल ले लीजिए कि हम फील्ड ट्रिप पे, टीचर भी वहाँ नहीं गई है, ठीक है, मान लो यहाँ से आप जा रहे हो कि फील्ड ट्रिप पे कुछ जगह देखने जा रहे हो, नेहरू कहीं पे भी जा रहे हो, आप किसी राजघाट जा रहे हो, टीचर भी नहीं गई है, आप भी नहीं गए हो, आप वहाँ जाते हो तो टीचर भी कुछ एक्सप्लोर करती है, लर्निंग कर रही है साथ में, जो प्रोसेस के अंदर पार्ट ले रही है, ठीक है। और लर्नर में क्या होगा, टीचर मान लो पहले गई हुई है और आपको वहाँ इंस्ट्रक्शन कर रही है, ये होता है, ये होता है, ये होता है, आपको ऐसे करना है, वैसे करना है। तो है ये सारे लर्निंग सेंटर्ड ही, ठीक है, स्टूडेंट चाइल्ड सेंटर्ड ही। अब आ जाता है हमारा विच टाइप ऑफ इंटेलिजेंस अकॉर्डिंग टू गार्डनर। गार्डनर के अनुसार कौन सा इंटेलिजेंस जो है जिसमें इंडिविजुअल क्या करता है, कम्युनिकेट करता है। तो जो गार्डनर ने 8 टाइप के इंटेलिजेंस दिए थे। जो इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग अप्रोच के इंटेलिजेंस भी जो होते हैं ना, वो 2 टाइप से होते हैं। एक तो स्ट्रक्चर के बेसिस पे बोला था कई सारे साइकोलॉजिस्ट ने, और कुछ ने बोला था कि इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग के बेस पे होते हैं। तो गार्डनर ने 8 चीज़ें बताई थी। तो उसमें से इंडिविजुअल का कम्युनिकेशन से रिलेटेड है लिंग्विस्टिक। अगर उसके अंदर लिंग्विस्टिक जो है, लिंग्विस्टिक वाला पार्ट जो होगा, मतलब उनकी थ्योरी थी, उन्होंने बोला था
कि जो इंटेलिजेंस जो होती है ना, हमारे माइंड में 8 टाइप के पार्ट होते हैं और हर इंटेलिजेंस दूसरे इंटेलिजेंस से अलग होती है। मान लो किसी इंसान के दिमाग में चोट लग जाए तो उसका अगर एक पार्ट ख़राब हो गया तो उसका दूसरे वाले पे कोई असर नहीं होगा, ठीक है। तो इसमें एक जो ना उन्होंने बोला था कि एक जो फ्लावर पॉट होता है ना, उसकी तरह होती है हमारी बुद्धि भी, और उसके अंदर अगर एक फूल ख़राब हो जाए तो इसका मतलब ये नहीं है कि बाकी के भी ख़राब हो जाएंगे। तो हर जो पार्ट होता है, 8 पार्ट उन्होंने बताया, वो एक इंटेलिजेंस से रिलेटेड होते हैं। अगर हम टीचर एक पहचान लेती है कि ये बच्चा इस चीज़ में ज़्यादा अच्छा है तो वो क्या कर सकती है, उस फील्ड में उस बच्चे को आगे भेज सकती है। अब कम्युनिकेशन के लिए किस में भेजेगी, लिंग्विस्टिक होगा, वो कुछ क्या बन सकता है, वो प्रोफेशनल लिंग्विस्टिक बन सकता है, अलग अलग भाषाएं उनकी आ सकती है, वो एक टीचर बन सकता है, ठीक है, कम्युनिकेशन के लिए। अब जो विजुअल स्पेशल में होगा कि उसको जिसमें इसकी विजुअल स्पेशल की इंटेलिजेंस अच्छी है तो ज्योमेट्री के काम अच्छा कर सकता है, आर्किटेक्ट बन सकता है, इंजीनियर बन सकता है। बॉडीली काइनेस्थेटिक मतलब जिसके अंदर अपनी बॉडी का यूज़ वो अच्छे से करना जानता है, तो इसमें क्या कर सकता है, अलग अलग गेम्स में पार्ट ले सकता है, ठीक है, डांस कर सकता है, गेम्स कर सकता है, स्पोर्ट्स हैं। और म्यूज़िकल क्या, म्यूज़िक वाला पार्ट अगर उसका बहुत अच्छा है तो वो एक सिंगर बन सकता है, म्यूजिशियन बन सकता है। अब आ रहा है हमारा कि विच ऑफ द फॉलोइंग फैक्टर्स जो है इन्फ्लुएंस करते हैं एक्चुअल टीचिंग लर्निंग प्रोसेस और प्रैक्टिस को, कौन से सबसे ज़्यादा इफ़ेक्ट करते हैं। तो अब एक्चुअल जो होगा, रोल ऑफ टीचर का रोल सबसे ज़्यादा होता है कि टीचर एक्टिव है, पैसिव है, कैसी है, तो ये तो सबसे ज़्यादा इफ़ेक्ट करेगा। अब बिलीव्स एंड अजम्पशन भी बहुत ज़्यादा इफ़ेक्ट करेंगे कि हमने क्या धारणाएं बना रखी हैं हमारे टीचिंग लर्निंग प्रोसेस के बारे में। क्या बच्चे तो नेगेटिव नहीं है कि टीचर पढ़ाना चाह रहे लेकिन बच्चे नेगेटिव एटीट्यूड दिखाएं टीचर को, या टीचर तो नेगेटिव नहीं है, बच्चे सीखना चाहते हैं, टीचर कुछ कराना ही नहीं चाहती है। अब है मोड ऑफ इवेल्युएशन भी बहुत ज़्यादा मैटर करता है कि आप इवेल्युएशन कैसा, अगर कंटिन्यूस इवेल्युएशन होगा, डायग्नोज होगी, रेमेडिया दी जाएगी टीचिंग की में, तो बच्चे के लिए अच्छा होगा। अब प्रोसेस ऑफ क्लासरूम इंटरेक्शन कि आप कौन सा प्रोसेस यूज़ कर रहे हो क्लासरूम में इंटरेक्शन कराने के लिए, क्या वो टीचर ओरिएंटेड है, चाइल्ड ओरिएंटेड है, क्या ओरिएंटेड है, कौन सी टीचिंग मेथड्स यूज़ कर रहे हो, तो ये सारी चीज़ें इन्वॉल्व होती हैं। अब है इंग्लिश लैंग्वेज जो है कंटिन्यूज टू प्ले एन इम्पोर्टेंट रोल, इंग्लिश लैंग्वेज जो है बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है इंडिया में। उसके रीज़न क्या हैं, रीज़न तो आप सब जानते हैं, क्योंकि जो इंग्लिश होती है वो एक ग्लोबल लैंग्वेज है, पूरे दुनिया में बोली जाएगी वो तो, और कॉमर्स के लिए मतलब बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि आपको कुछ व्यापार करना है, दूसरे देश के लोगों से बात करनी है। यह प्रोफिशेंसी जो इंग्लिश अगर किसी इंसान में है तो हम उसे बोलते हैं कि ये बहुत डिग्निफाइड है कि, और डिस्टिंक्ट पर्सनैलिटी है, उसकी पर्सनैलिटी भी अच्छी मानी जाती है, उसको इंटेलिजेंट भी माना जाता है। और मीडियम ऑफ एजुकेशन भी जो है हम यूज़ करते हैं एजुकेशन में, क्योंकि जो मान लो हमारी मोस्टली जो स्टडीज़ होती हैं, अगर हमें फ़ॉरेन स्टडीज़ करना है तो वहाँ पे वो इंग्लिश मीडियम में ही होती है, तो एक स्टैंडर्डाइज होती है ये सारी चीज़ें, तो ये तीनों ही ज़रूरी है। अब विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग लर्निंग सेंटर्ड अप्रोच, जो लर्निंग सेंटर्ड मैंने अभी आपको बताई थी, जिसके अंदर क्या होता है उस प्रोसेस में जो टीचर जो क्या करता है इन्वॉल्व होता है। अब ये देखो, ये ना इसके ये जो क्वेश्चन है ना कटा हुआ है, तो ठीक है, इसके सॉल्यूशन आंसर जो है, तो इसमें दोनों ही इन्वॉल्व होंगे, क्योंकि लर्निंग में क्या होता है प्रोसेस, देखो इट इज़ बेसिकली लर्नर सेंटर्ड बट इंक्लूड्स टीचर इन द प्रोसेस ऑफ लर्निंग। ये होती लर्नर सेंटर्ड है, लेकिन जब इस प्रोसेस में टीचर भी इंक्लूड हो जाती है, जैसे मैंने बोला था राजघाट घूमने जा रहे हैं, टीचर भी लर्निंग कर रही है साथ में, ठीक है, तो ये क्या होगा, फर्स्ट वाला भी होगा इसमें लर्निंग सेंटर में, सही है पहला। अब दूसरा, इट हेल्प स्टूडेंट्स एक्वायर कॉम्पिटेंसी इन स्किल एरियाज एंड क्रिएट्स लाइफ लॉन्ग लर्नर्स। अब इसके अंदर कॉम्पिटेंसीज बढ़ाती है, कॉम्पिटेंसीज का मतलब होता है मास्टरी करना किसी स्किल में, कोई भी काम करो उसमें अगर मास्टरी आप हासिल कर लेते हो तो उसको आप कॉम्पिटेंट लर्नर कहे जाओगे। तो इसमें क्या होता है, वो लाइफ लॉन्ग उनको याद रहता है लर्नर्स को, क्योंकि टीचर भी इन्वॉल्व होती है उनके साथ में, तो ये दोनों ही सही हैं। अब आ जाता है इसमें जो प्रोसेस ऑफ स्ट्राइकिंग आप देख रहे हो ना, ये 7 है और 8 वाला गायब है। अब है द प्रोसेस ऑफ स्ट्राइकिंग अ बैलेंस बिटवीन, जो एक बैलेंस करने के लिए अकोमोडेशन और असिमिलेशन,
उसको क्या कहते हैं, जो पियाजे की थ्योरी है कॉग्निटिव डेवलपमेंट की, उन्होंने उसके बारे में ना 5 बातें भी बोली हैं। स्टेजेस तो उन्होंने 4 बताई कि सेंसरी मोटर स्टेज, कंक्रीट प्री ऑपरेशनल, कंक्रीट ऑपरेशनल और फॉर्मल ऑपरेशनल। और उन्होंने जो 5 कॉन्सेप्ट भी बताए हैं, 5 में एक तो उन्होंने बताया मेंटल स्ट्रक्चर होता है, एक स्कीमा होता है, अकोमोडेशन, असिमिलेशन और इक्विलिब्रेशन। तो अकोमोडेशन का मतलब होता है जब कोई भी बात, ठीक है, जब हम अपना जो स्कीमा, जो हमारी जो धारणा बनी हुई है किसी चीज़ को लेकर, अगर हम उसके अंदर कुछ क्या कर ले, मॉडिफाई करें, उसमें हम चेंज कर ले। जैसे मुझे आदत है कि मैं ज़मीन पे बैठ के ही खाना खाती हूँ, जब कोई मुझे परोस के देता है मैं तभी खाना खाऊंगी। अब लेकिन मैंने अकोमोडेशन क्या किया, मैंने अपने आप को चेंज कर लिया कि मैं जब गई, देखा कि सब टेबल पे बैठ के खाना खा रहे हैं, मुझे स्पून से खाना खाना नहीं आता था, लेकिन मैंने स्पून से खाना खाना भी सीख लिया। तो मैंने अपनी पुरानी आदत को बिल्कुल बदल दिया, मॉडिफाई कर दिया, चेंज कर दिया, तो वो अकोमोडेशन होगा। और एसिमिलेशन क्या होगा, जो मैंने पहले सीखा था उसी के अंदर अगर मैं कुछ ऐड कर दूँ, वो पुरानी चीज़ ना भूलूँ लेकिन उसमें मैंने कुछ ऐड कर दिया, एडिशन कर दिया, तो वो एसिमिलेशन होगा। अब हर इंसान के सामने जो होती है ना कोई नई सिचुएशन आती है, तो उस इंसान को क्या होती है, एक कन्फ्यूज़न बनी, एक स्टेज होती है उसमें कि वो सोचता है कि मैं इस नई सिचुएशन में एसिमिलेशन करूं या अकोमोडेशन करूं, मतलब इसके अकॉर्डिंग ढाल लूँ अपने आप को, या क्या कहते हैं, जो मैंने सीखा है उसे चेंज कर लूँ। तो ये दुविधा जो होती है ना, इस दुविधा की स्थिति को इक्विलिब्रेशन कहते हैं, जिसमें वो डिसीज़न ले लेता है कि उसे क्या करना है और क्या नहीं करना है। अब आ जाता है हमारा डैश एग्जिबिट बेसिक लेवल ऑफ ऑर्डर बट द टीचर स्टिल स्ट्रगल्स टू मेंटेन। ये एक बेसिक लेवल होता है बिल्कुल ऑर्डर का, ठीक है, लेकिन जो टीचर है बिल्कुल फिर भी स्ट्रगल करती है इस लेवल को बनाए रखने में। तो ये क्या होता है, हमारा एडुकेट क्लासरूम एनवायरनमेंट की, जो क्लासरूम का जो एनवायरनमेंट है वो एक लर्निंग सेंटर्ड होना चाहिए, ठीक है। तो टीचर जो है उस मेंटेन करने में बहुत ज़्यादा बेसिक है, लेकिन टीचिंग अच्छी जब ही होगी, टीचिंग लर्निंग, जब हम उसको मेंटेन करके रखेंगे जो एक चाहिए। अगर मान लो यहाँ पे कोई शोर किया जा रहा है, बाहर ट्रैफिक है और वो आपकी टीचिंग लर्निंग को डिस्टर्ब कर रही है, तो आपका जो एक बेसिक एनवायरनमेंट चाहिए पढ़ाने का वो तो नहीं हो पा रहा, ठीक है, तो वो आपको टीचिंग को इफ़ेक्ट करेगा। अब ये इसमें क्या डिसफंक्शनल क्लासरूम एनवायरनमेंट की, डिसफंक्शनल क्लासरूम एनवायरनमेंट है, ऑर्डरली इनेबलिंग एनवायरनमेंट है और रिस्ट्रिक्टिव लर्निंग एनवायरनमेंट है। ये सब नहीं चाहिए होते, हमें एक पर्याप्त एनवायरनमेंट एक टीचर को चाहिए होता है। कुछ रिस्ट्रिक्शन लगाने से, ऑर्डर लगाने से कुछ नहीं होगा, एक एडुकेट पर्याप्त चीज़ चाहिए, ठीक है, जो हमें मिलनी चाहिए टीचर को। अब आ जाता है विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ द फर्स्ट रूल फॉर हिंदी साउंड सिस्टम का पहला नियम क्या होता है। हिंदी का सिस्टम क्या होता है, पहला नियम, अगर एक वर्ड स्टार्ट हो रहा है कॉन्सोनेंट क्लस्टर से, ठीक है, देन एंड द फर्स्ट कॉन्सोनेंट ई इज़ ये पी प, then the consonant can cluster with p, r, v, r, l, v, only and none else। तो अच्छा ये जो कॉन्सोनेंट सिस्टम आपने पढ़े होंगे ना, प वर्ग, क वर्ग, च वर्ग के कॉन्सोनेंट, ठीक है, कॉन्सोनेंट और जो होते हैं हमारे व्यंजन। अब आपने क्या है यही पढ़ा है, इसके अंदर हिंदी के अंदर आपने पढ़ा है कि प वर्ग, क वर्ग, च वर्ग, है ना, तो और ट वर्ग, तो प वर्ग का है तो उसमें आएगा प फ ब भ म, यही आएगा प फ ब भ म। तो इसके अंदर क्या है, तो ये बिल्कुल सही है, ये हिंदी के साउंड सिस्टम का रूल होता है। जैसे अगर क है तो क ख ग घ ङ च छ ज झ ङ, ठीक है, ट ठ ड ढ ण प फ ब भ म, ठीक है, तो ये ऐसे करके चलेगा। तो अब इसके अंदर है, पहला तो बिल्कुल सही है। अब दूसरा है इसके अंदर, नोट मोर देन 4 कॉन्सोनेंटल साउंड कैन प्रीसीडेड अ वॉल इन द फर्स्ट इनिशियल पोजीशन, कि 4 से ज़्यादा कॉन्सोनेंट साउंड नहीं हो सकते, ये बिल्कुल गलत है, क्योंकि पहले जो है 5 के 5 लाइनें होती हैं, ये आपको समझ में आ रहा होगा, तो खाली फर्स्ट है।
अब ये देखो, ये भी काटा हुआ है क्वेश्चन। व्हेन अ चाइल्ड इज़ मेड टू डेमोन्स्ट्रेट डैश, जब एक चाइल्ड को डेमोन्स्ट्रेट करने के लिए कहा जाता है अ नॉर्मल अकरिंग बिहेवियर, कि नॉर्मल बिहेवियर, देन वी से द बिहेवियर दैट द बिहेवियर मॉडिफिकेशन हैज़ टेकन प्लेस इन द चाइल्ड, कि बच्चे में, चाइल्ड में क्या हो गया, बिहेवियर मॉडिफिकेशन हो गया है। अब ये क्वेश्चन के आंसर नहीं पता हैं तो हम इसको कैसे डिस्कस कर पाएंगे, इससे पता चल जाएगा आपको। ये देखो, विच ऑफ द फॉलोइंग इमिटेटिव बिहेवियर जो है इन्वॉल्व करता है एक्वायरिंग न्यू बिहेवियर एज अ रिजल्ट ऑफ ऑब्जर्विंग अ मॉडल। अब आपको ये पता होना चाहिए, सारे टर्म्स पता होना चाहिए क्या होता है। मॉडलिंग इफ़ेक्ट होता है, मॉडलिंग इफ़ेक्ट का मतलब है कि आप सामने आपके कोई है, मान लो टीचर है या कोई भी हो सकता है, आप उसको क्या करने लगते हो, ऑब्ज़र्व किया आपने और आप उसको नकल आप उसकी करने लगते हो, तो वो होता है हमारा मॉडलिंग इफ़ेक्ट। ठीक है, बिना कुछ अच्छा सोचे बुरा सोचे आपने क्या किया, उसकी नकल करनी शुरू कर दी, मॉडलिंग इफ़ेक्ट हो गया। अब होता है हमारा, पहले जानो कि इनहिबिटरी इफ़ेक्ट। इनहिबिटरी इफ़ेक्ट क्या होता है, इसके अंदर आपने देखा कि इस सामने वाले ने ये वाला व्यवहार किया और इस व्यवहार को करने से उसको प्रशंसा मिल रही है, ठीक है, सारे लोग उसको अप्रिशिएट कर रहे हैं, तो आप क्या कर दोगे, आप भी उस व्यवहार को करने की कोशिश करोगे नकल, तो वो इनहिबिटरी इफ़ेक्ट होगा। अब है डिस इनहिबिटरी इफ़ेक्ट, क्या आपने देखा सामने वाले ने ये व्यवहार किया और इसके बदले उसको सब लोग डांट रहे हैं, हाँ, सारे उसकी बुराई कर रहे हैं, तो आप उस व्यवहार को नहीं करोगे। ठीक है, और अब होता है इलिसिटिंग इफ़ेक्ट। इलिसिटिंग क्या होता है, इलिसिटिंग में होगा कि जो बच्चा है, इलिसिटिंग में देखो, एक इमिट वर्ड होता है और एक होता है इलिसिट। लाओ मैं आपको ये दोनों वर्ड क्लियर कर देती हूँ। एक होता है EMIT, ठीक है, डबल टी है शायद, तो एक इमिटिंग और एक इलिसिट। इलिसिट में होता है कि सामने वाला है ना, जो दूसरा बंदा आपके बिहेवियर को कंट्रोल करता है। जैसे हमारी क्लासिकल कंडीशनिंग थी, क्लासिकल कंडीशनिंग में आपने क्या देखा, जो क्लासिकल कंडीशनिंग में जो क्या कहते हैं, पेवलोव था, जो पेवलोव जो कुत्ता था, उसके ऊपर ट्रायल किया था कि जो टीचर जो है आपको डिसिप्लिन सिखाना चाह रही है, आपके व्यवहार को कंट्रोल करके आपको कंट्रोल करके आपके व्यवहार में जो परिवर्तन लाना चाहते हैं वो इलिसिट होता है, यानी कि हमारी क्लासिकल कंडीशनिंग। और इमिटिंग इफ़ेक्ट क्या होगा, इमिटिंग देखो EMITTING, इमिटिंग इफ़ेक्ट होगा आपका जब ऑपरेंट कंडीशनिंग की, आप जब खुद से वो व्यवहार करना चाहते हो, ठीक है, जैसे ऑपरेंट कंडीशनिंग थी, आप खुद से अपने आप परिवर्तन लाना चाह रहे हो, ठीक है, आपको रीइंफोर्समेंट मिल रही है, पॉजिटिव नेगेटिव कैसी भी हो रही है, आप खुद से चेंज लेके आ रहे हो। तो किसी भी इंसान का जो ऑब्जर्वेशन जो होगी ना, व्यवहार में परिवर्तन, इलिसिट और इमिट, अगर हम खाली कंडीशनिंग के बेसिस पे देखें तो उन दोनों को मिला के होगा। ठीक है, तो अब आ जाता है हमारा कि कौन सा इमिटेटिव बिहेवियर है, कि जिसमें आप नकल कर रहे हो, इन्वॉल्व्स एक्वायरिंग न्यू बिहेवियर एज अ रिजल्ट ऑफ, कि एक मॉडल को ऑब्जर्व करने की वजह से आप नया व्यवहार आ रहा है और नकल करके आ रहा है, तो वो होता है मॉडलिंग इफ़ेक्ट। पता चला इनहिबिटरी क्यों नहीं होगा, इनहिबिटरी अगर यहाँ लिखा होता है कि सामने वाले को देखा हो, उसको कुछ पॉजिटिव रिजल्ट मिल रहा है, सब वाहवाही कर रहे हैं, तब आप इनहिबिटरी लिखोगे। ठीक है, अब आ जाता है राइट टू एजुकेशन एक्ट के अनुसार, जो कम से कम टीचर को कितने आवर्स स्पेंड करने हैं, 45 आवर्स जो हैं देने ही हैं प्रिपरेशन में। अब है कि कौन सा, जो विच ऑफ द फॉलोइंग आर द लिमिटेशन ऑफ यूजिंग लर्नर सेंटर्ड अप्रोच, जो है यूज़ करने की लिमिटेशन है क्लासरूम में, तो मतलब कि कमियां हैं लर्नर सेंटर। ठीक है, लर्नर सेंटर में डिफ़िकल्ट टू इंक्रीज द अचीवमेंट लेवल ऑफ ऑल स्टूडेंट ऑन एन एवरेज विद इन अ लिमिटेड पीरियड ऑफ टाइम। हमारे पास क्योंकि एक लिमिटेड पीरियड ऑफ टाइम है, हमारी क्लास में हर टाइप के बच्चे हैं, गिफ्टेड भी हैं, नॉर्मल भी है, MR बच्चे भी, तीनों साथ मिलके पढ़ रहे हैं, अंडर अचीवर भी हैं, और उस स्पेसिफिक टाइम में अगर मैं चाहूँ कि सभी को सब कुछ आ जाएगा जो मैं चाह रही हूँ, तो वो एक इसकी लिमिटेशन है।
ठीक है, तो ऐसा नहीं हो पाएगा। तो ये पहला वाला भी लिमिटेशन है। अब दूसरा देखो कि रिक्वायर्स टीचर हु आर वेरी सेंसिटिव टू द नीड्स ऑफ द स्टूडेंट्स, कि लर्नर सेंटर की लिमिटेशन में ये भी है क्योंकि उनको हमें ऐसे टीचर्स की ज़रूरत होती है जो बच्चों से सहानुभूति व्यवहार रखे, उनकी ज़रूरतों को समझे, लेकिन हमारे देश में ऐसे लोग हमें मिलते नहीं हैं टीचर। तो ये दोनों ही लिमिटेशन है, कमियां हैं। अब इसका ऑप्शंस गाए हैं, अब देख लो। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग लर्निंग बाय डूइंग या पार्टिसिपेशन इज करेक्ट है, कि लर्निंग बाय डूइंग करेक्ट है। इट प्रमोट सेल्फ लर्निंग एंड सेल्फ असेसमेंट। अगर लर्निंग बाय डूइंग आप कर रहे हो, खुद से कर रहे हो, तो आपको सेल्फ लर्निंग भी होगी और सेल्फ असेसमेंट भी कर सकते हो कि मैंने कितना सीखा है, मैंने कितना सही किया, ये पहला सही है। अब इट गिव्स रियल एक्सपीरियंस, तो आपको मिलेगा ही जब आपने खुद ही किया है तो कैसे काम होता है, दोनों सही आएंगे। विच ऑफ द फॉलोइंग फीचर्स डज ऑल कोऑपरेटिव लर्निंग लेसन्स हैव, कि सारी लर्निंग लेसन्स में कौन से होते हैं। कोऑपरेटिव लर्निंग है ना, ग्रुप में काम करेंगे, हेट्रोजीनस है, सामने एक स्पेसिफिक जगह पे काम कर रहे हैं। तो इसमें क्या, स्टूडेंट जो है वर्क करते हैं ग्रुप में इन मास्टर एकेडमिक मटेरियल, हाँ ग्रुप में काम करते हैं, सही है। ग्रुप जो होते हैं वो हेट्रोजीनस होते हैं। हेट्रोजीनस मैंने आपको बताया था, जिसमें हर टाइप के बच्चे उसमें होंगे। अब रिवॉर्ड सिस्टम, अगर कोई भी ग्रुप में अगर रिवॉर्ड दिया जाता है तो ग्रुप को दिया जाता है, ना कि इंडिविजुअल को दिया जाता, जिससे उसमें वी वाली फीलिंग हो, कि ग्रुप की फीलिंग आए, कोऑपरेशन की फीलिंग आए। तो ये तीनों सही हैं। अब विच ऑफ द व्हाट शुड अ टीचर कीप इन माइंड, बच्चे टीचर को क्या दिमाग में रखना चाहिए लेसन प्लान बनाते समय, जिससे कि एक ऐसा लेसन प्लान बनाए जिससे कि जो बच्चे जो हैं, स्टूडेंट जो हैं, वो डिस्कवरी करे, खोज करे लर्निंग में। तो ये ध्यान रखना चाहिए कि जो लेसन प्लान का जो कंटेंट होगा वो बच्चों के रिस्पॉन्सेज होना चाहिए, ना कि जो कि ऐसे अड़े रहना कि मैं तो ये बना के आई थी लेसन प्लान, मैं ऐसे के ऐसा ही पढ़ाऊंगी चाहे कुछ भी हो जाए। एक अच्छा टीचर वो होता है जो बच्चे की नीड के अकॉर्डिंग अपने लेसन प्लान में प्लानिंग है, लेकिन जो इम्प्लीमेंटेशन में अंतर हो सकता है ना। तो अब अगर सिचुएशन जैसी है, एक टीचर को उस सिचुएशन के अकॉर्डिंग, बच्चे के अकॉर्डिंग लेसन प्लान में परिवर्तन कर लेना चाहिए, ठीक है। लेकिन जो पढ़ाना है वो भी पढ़ाया जाए, लेकिन बच्चे की नीड के अकॉर्डिंग आप परिवर्तन कर दो, अपनी स्ट्रैटेजी में, अपने मेथड में परिवर्तन कर दो, तो जब ही डिस्कवरी होगी। तो पहला बिल्कुल सही है, कंटेंट जो होना चाहिए बच्चे के रिस्पॉन्सेज होना चाहिए, ये नहीं कि मैं क्या सोच के आई थी वही वाला होना चाहिए, रट्टू वाला नहीं। अब लेसन प्लान जो है, अब इसके अंदर है शुड बी डेवलप्ड फ्रॉम अ प्रीवियसली डिटरमाइंड लॉजिकल स्ट्रक्चर, से आपको नहीं चलना है, वो बस एक प्लानिंग है, वो सक्सेसफुल हो भी सकती है, नहीं भी हो सकती है, तो खाली वन सही है। अब है अकॉर्डिंग टू लेव वाइगोट्स्की के अनुसार विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेज डज अ चाइल्ड प्रोग्रेसेस इन डेवलपिंग लैंग्वेज फंक्शन। जो लेव वाइगोट्स्की की सबको है ना कल्चरल थ्योरी के बारे में तो पता है, लेकिन उनकी जो लैंग्वेज डेवलपमेंट की थ्योरी के बारे में नहीं पता है, तो मैं बताती हूँ। ये तीनों चीज़ें उन्होंने बोली हैं कि लैंग्वेज का जो प्रोसेस जो होगा, जो डेवलपमेंट जो होगी, प्रोग्रेस इन तीनों में होगी, ईगो में भी होगी, सोशल और इंटर स्पीच में भी होगी। तो जो सोशल स्पीच होती है हमारी, ये होती है 3 से, ये वाली होती है हमारी 3 से 4 साल से पहले, ठीक है। बिफोर आ जाएगा कि 3 से 4 साल से पहले जो बच्चा होगा, इसके अंदर हम इसको ये स्पीच करेगा, ये लार्जली कंट्रोल अदर्स टू एक्सप्रेस स्माइल सिंपल कॉन्सेप्ट, कि इसके अंदर क्या है, सिंपल कॉन्सेप्ट्स वो बताएगा, ठीक है। जो छोटे छोटे बच्चे होते हैं सिंपल कॉन्सेप्ट बताते हैं, लेकिन दूसरों को उन कॉन्सेप्ट से क्या करते थे, कंट्रोल करते हैं। जैसे वो ऐसे धीरे धीरे बोलते हैं, फेसेस बनाते हैं, तो हम भी कंट्रोल हो जाते हैं उनकी बातें सुनने के लिए, कि 3 से कम साल के बच्चे, यानी 1, 2, 3 साल के बच्चे। और अब आ जाती है हमारी ईगो सेंट्रिक जो स्पीच होती है, वो 3 से 7 साल के बच्चे इसके अंदर आते हैं। इसके अंदर बच्चे क्या करते हैं, बहुत तेज़ तेज़ चिल्ला चिल्ला के बोलते हैं, अपने आप को एक्सप्रेस करते हैं, क्योंकि वो करते हैं इसके अंदर कंट्रोल करना और डायरेक्ट करना चाइल्ड के बिहेवियर को, क्योंकि वो दूसरों की अटेंशन पाना चाहते हैं, ठीक है, इसलिए वो थोड़ा चिल्ला चिल्ला के बोलेंगे। और इसमें जो एक रोल होता है वो होता है कि हम बच्चे को डायरेक्शन प्रोवाइड करें, उनको कंट्रोल करें कि आपको अपनी आवाज़ की स्पीड कितनी रखनी है। इसलिए हम टोकते भी रहते हैं ना बच्चों को, नहीं सही उनकी प्रोनाउंसिएशन भी ठीक कराते हैं कि ये प्रोनाउंसिएशन है या नहीं है।
और इनर स्पीच होती है जिसके अंदर 7 से ज़्यादा साल के बच्चे आते हैं, अबव 7 ईयर्स के बच्चे इसमें आएंगे। इसके अंदर क्या होगा, जो अनस्पोकन, इसके अंदर वो तरह से बिना बोले ही अपनी बातों को एक्सप्रेस करेंगे, ठीक है। अनस्पोकन वर्बलाइजेशन दैट कंट्रोल थॉट और बिहेवियर, ये जो बिना बोले ही उनकी थॉट, जैसे मौन रीडिंग करते हैं ना, बिना लिपसिंग किए रीडिंग करना, और हमारी थॉट प्रोसेसिंग चल रही होती है, तो वो इसमें आएगा। तो ये तीनों की तीनों चीज़ें लैंग्वेज के लिए ज़रूरी होती हैं उनके, तो ये तीनों ही आएंगी। अब आ जाता है विच स्टेज। अब ये देखो, ये भी गायब है पहला और दूसरा। अब है क्वेश्चन ही, कोहलबर्ग का मोरल जजमेंट जो है सिमिलर होता है पियाजे की स्टेजेस से। अब ये क्वेश्चन ही गायब है पूरा। अब आ जाता है इसमें, देखिए इन डिफरेंट कंट्रीज़ में, अलग अलग देशों में कौन से 2 मेजर सिस्टम है, स्टैंडर्डाइज मेजरिंग यूनिट्स होते हैं। तो मैट्रिक और ब्रिटिश और इम्पीरियल सिस्टम जो होते हैं वो सिमिलरली सेम होते हैं, ठीक है। कैलकुलेशन का सिस्टम नहीं, ये दोनों चीज़ें सेम होती हैं, ये आप गूगल कीजिएगा। अब आ जाता है विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोसेस जो होते हैं वो इन्वॉल्व होते हैं प्रॉब्लम सॉल्विंग में। कोई भी प्रॉब्लम आपके सामने आई है, उसको सॉल्व करने के लिए आपको इन सब चीज़ों की ज़रूरत होती है। अब मेरे सामने एक समस्या आई तो मैं उस समस्या को कंपेयर भी करूँगी कि क्या ये मेरी पहले वाली समस्या से सिमिलर है, ठीक है, क्या क्या, और मैं ये भी देखूँगी कि इन्फेयरिंग भी करूँगी कि इसके आउटकम क्या क्या आएंगे, क्या रिज़ल्ट निकलेगा इसका, ठीक है क्या। और इसमें ऑब्जेक्ट्स को जो मेरे पास क्लासीफाई करना, ऑब्जेक्ट्स क्या हैं, डेटा क्या क्या है, कोशिश करूँगी, क्या कहते हैं, अनसक्सेसफुल हुई, फिर दोबारा से कोशिश करूँगी, ट्रायल एंड एरर होंगे। तो प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए ये चारों चीज़ें हमें ज़रूरी होती हैं। अब आ जाता है इसके अंदर की फॉलोइंग क्राइटेरिया आर मैट बाय कोहलबर्ग की जो स्टेजेस हैं, उन्होंने क्राइटेरिया बनाया था। अब आप बताओ इन तीनों में से कौन सा क्राइटेरिया सही है। तो सबसे पहले आपको कोहलबर्ग की स्टेज पता होनी चाहिए। जो कोहलबर्ग ने है ना 3 लेवल बनाए थे और हर लेवल की 2 स्टेज थी, तो टोटल 6 स्टेज हो जाती हैं। तो अब उनकी जो पहली लेवल था प्री कन्वेंशनल लेवल, उसमें उन्होंने बोला था कि इसमें जो मोटिवेशन बच्चे को बाहर से मिल रही है और कंट्रोल भी उनका बिहेवियर बाहर से ही हो रहा है, ठीक है, एक्सट्रिंसिक मोटिवेशन दोनों। तो इसमें पनिशमेंट ओबीडियंस ओरिएंटेशन था कि क्या कहते हैं, पनिशमेंट अवॉइड करने के लिए पनिशमेंट, तो बच्चे क्या करते हैं, बड़ों की बात मानते हैं। ये इंस्ट्रूमेंटल रिलेटिविटी ओरिएंटेशन था कि गिव एंड टेक वाला रिलेशन होता है कि आपने मुझे किया मदद तो मैं आपकी करूँगी। और जो सेकंड लेवल है कन्वेंशनल लेवल जो है नैतिक स्तर, इसमें मोटिवेशन तो अंदर से होती है लेकिन कंट्रोल बाहर से है। इंटरपर्सनल कि नाइस बॉय और नाइस गर्ल, अगर मैं अच्छा काम करूँगी तो सर मुझे क्या देंगे, गुड देंगे, वेरी गुड देंगे, अच्छा बच्चा बोलेंगे, मेरी तारीफ़ होगी। तो ये नाइस बॉय नाइस गर्ल होता है इंटरपर्सनल कॉन्कॉर्डेंस ओरिएंटेशन। और होती है डी, जो इसमें जो स्टेज होती है, जो 4th स्टेज हो जाएगी, वो अथॉरिटी मेंटेनिंग ओरिएंटेशन होगी कि मैं ऐसा इसलिए करना चाहती हूँ क्योंकि मेरा कैरेक्टर ऐसा ही है, या सोशल रूल्स को सुप्रीम रखेंगे कि नहीं, सोसाइटी ने बोला है कि ऐसा होना चाहिए तो ऐसा ही होगा। अब जो थर्ड जो लेवल है, इस थर्ड लेवल में आ जाता है पोस्ट कन्वेंशनल लेवल होता है। इसके अंदर मोटिवेशन भी बाहर से होगा और आपका कंट्रोल भी बाहर से होता है। इसमें ये 5वीं, इसमें भी 2 स्टेज है, तो 5वीं स्टेज हो जाएगी इसके अंदर सोशल कॉन्टैक्ट ओरिएंटेशन होगा कि इसके अंदर ज़्यादातर मेजॉरिटी चाहती है, जैसे मान लो आपकी क्लास के सारे बच्चे चाहते हैं कि हम बंक मारे तो आप भी बंक मारोगे, तो मेजॉरिटी उस चीज़ को चेंज करना चाहती है तो आप भी चेंज करोगे। अब लास्ट स्टेज है इसकी यूनिवर्सल एथिकल प्रिंसिपल ओरिएंटेशन होती है। तो यूनिवर्सल एथिकल प्रिंसिपल ओरिएंटेशन का मतलब होता है कि आप क्या करोगे कि जिसमें जो आपका आंसर होगा ये आपके कॉन्शियसनेस पे बेस्ड होगा कि अगर झूठ बोलने से किसी का भला हो सकता है तो मैं झूठ बोलने को तैयार हूँ, ठीक है। तो इसके अंदर जो होगा, अगर हम कहें तो इंडिविजुअल जो है अपने आप इसमें डिसीज़न लेगा। इसमें बाहर से यही एक ऐसी स्टेज है जिसमें बाहर वालों का क्या है, वो बाहर वालों का महत्व इतना नहीं है जितना खुद के ऊपर महत्व होगा। तो अब कोहलबर्ग ने कौन कौन सा स्ट्रक्चर्ड होल्स की स्ट्रक्चर तो है ही, उन्होंने पूरे एक सीक्वेंस में एक एज के अकॉर्डिंग सारी चीज़ें उन्होंने बताई है। आपको अगर नहीं देखा तो आप मेरे चैनल पे ये थ्योरी देख लेना।
पूरा स्ट्रक्चर्ड फॉर्म में सब कुछ है। क्वालिटेटिव डिफरेंस है, क्वालिटी के बारे में ही बात करी है कि इस स्टेज के बाद इस अगली स्टेज में ये क्वालिटी उनमें आएगी। इनवेरिएंट, इनवेरिएंट मतलब कि जो चेंज नहीं होती। हाँ, तो सीक्वेंस इनका इनवेरिएंट ही है, उन्होंने पूरा स्पेसिफिक एक दिया है, तो ये तीनों आएगा। अब है कि हु ड्राइव्स अ मोटर कार, कि एक मोटर कार जो चलाता है उसे हम शोफर कहते हैं, ठीक है, शोफर होता है वो। अब आ जाता है, अब इसमें एरर ढूंढने को भी आया था, ही हैज़ टू हेल्प आएगा, तो टू हेल्प होगा इसका, ही हैज़ टू हेल्प पॉपुलराइज कंटेम्प्रेरी डांस, ठीक है, तो ये सेकंड इसका गलत है। या ही हैज़ हेल्पिंग इन, ठीक है, या ही हैज़, सॉरी ही हैज़ है ना, तो ही हैज़ टू हेल्प आ जाएगा, ही हैज़ टू हेल्प पॉपुलराइज कंटेम्प्रेरी डांस, या ही हैज़ हेल्प्ड, अगर हम उसमें लेके जाए परफेक्ट में, ही हैज़ हेल्प्ड इन। अब आ जाएगा टू फाइंड आउट द प्लेस वैल्यू, को फाइंड आउट करना किसी भी डिजिट की 100th प्लेस है, तो 100 तो आपको प्लेस वैल्यू पता होनी चाहिए कैसे होती है, 1s 10s 100 1000 10,000 ऐसे करके चलती है ना। 1 0 यहाँ पे 10 से मल्टीप्लाई क्या कहते हैं, एक 1s है तो 1 आ जाएगा, 10s के लिए एक 10 होगा, यहाँ 1 होगा, यहाँ 10 होगा, या 100 से मल्टीप्लाई करते हैं या 1000 से करते हैं। तो अब आपको क्या मल्टीप्लाई किससे करना पड़ेगा, 100 प्लेस लाने के लिए 100 से मल्टीप्लाई करने का पड़ेगा, सिंपल है। अब एक प्री नंबर कॉन्सेप्ट है, ठीक है, प्री नंबर कॉन्सेप्ट ऑफ मैचिंग, सॉर्टिंग, मैच करने का, सॉर्ट करने का, कंपेयर करना है, ऑर्डर करना है, ये सारी चीज़ें आपको सिखानी होती है। तो आप कौन सी क्लास के बच्चों में करवाओगे कि मैचिंग करो, कि वन टॉफ़ी किस कहाँ पे है, तो मैचिंग और ये सारे काम होते हैं, 6 साल तक के बच्चों को कराए जाते हैं, ठीक है। मैचिंग आप समझ रहे हो ना, आपने जैसे ये एक लिख दिया 1, यहाँ पे 2 लिख दिया, मैच द कॉलम, यहाँ 2 फ्लावर्स बना दिए, फिर हम मैचिंग करेंगे, हाँ ये इससे मैच है, ये इससे नहीं है, तो सारी चीज़ें इसमें आएगी। अब आ जाती है कि टीचिंग करते समय जो कॉन्सेप्ट होता है फ्रैक्शंस ऑफ स्टूडेंट्स जो टीचिंग वाइल टीचिंग द कॉन्सेप्ट ऑफ फ्रैक्शंस, फ्रैक्शन का कॉन्सेप्ट पढ़ाते समय, ठीक है, जो 4th क्लास में आप फ्रैक्शन का कॉन्सेप्ट बता रहे हो कि फ्रैक्शन मतलब अलग अलग पार्ट्स उसके बता रहे हो किसी, तो टीचर जो है एक टास्क करता है, वो क्या करता है, वो डिस्ट्रीब्यूट कर देता है कुछ पीसीज ऑफ पेपर को, कुछ सर्कुलर पेपर दे देता है, कुछ रेक्टेंगुलर शेप्स के पेपर बच्चों को देता है, एंड थ्रेड टू ऑल द, और ये शेप्स देता है, शेप्स देने के साथ साथ सब बच्चों को कुछ एक थ्रेड भी देता है, धागे भी देता है, और उनसे बोलता है कि आपको क्या करना है, टू डिवाइड दैम इनटू, आप इनको 2 पार्ट्स में डिवाइड कर दो। स्टूडेंट्स क्या होते हैं, डिवाइड कर सकते हैं पेपर और थ्रेड को, या तो इक्वल और अनइक्वल पार्ट्स को के अकॉर्डिंग करेंगे, या अबव सिनेरियो इंडिकेट्स, कि इसमें क्या इंडिकेट करता है, ठीक है, इस सिनेरियो में कि जो अब उनको फ्रैक्शन का कॉन्सेप्ट सिखाना है, तो इसमें ये इंडिकेट करता है कि इंगेजमेंट फेज़, क्योंकि इसमें इंगेजमेंट फेज़ क्या है, क्योंकि अभी वो कुछ एक्सप्लोर नहीं कर रहे, एक्सप्लोर तो जब होगा जब वो कुछ नया ढूंढ रहे हैं, अभी तो जो टीचर ने बोला वो टीचर की इंस्ट्रक्शन को बस फॉलो कर रहे हैं कि आप ऐसा करो, जो ठीक है ना, एक्सप्लेनेशन का भी नहीं है, ना टीचर एक्सप्लेन कर रही है इसके बारे में, ना इवेलुएट कर रही है, बस टीचर अभी कुछ एक्टिविटी करा रही है जिससे बच्चे इंगेजमेंट हो, इंगेजमेंट के बाद ये सारी चीज़ों के फेज़ आएंगे, ठीक है, एक्सप्लेनेशन का और ये सारे। अब है अर्थली का ऑपोजिट क्या होता है, हेवनली, अर्थली मतलब ज़मीन पे है तो हेवनली ऊपर। तो अब आ जाता है, अब इसमें है विच ऑफ द फॉलोइंग जो होती हैं प्रॉब्लम होती है टीचिंग और लर्निंग, मैथमेटिक्स को पढ़ाते समय कौन सी प्रॉब्लम आपको देखने को मिलती है, क्रूड असेसमेंट। क्रूड असेसमेंट होता है, ये प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा देखने को मिलती है इसके अंदर, ठीक है। तो क्रूड असेसमेंट में यही है ना कि आप कोई डिटेल में नहीं बता रहे हो, कुछ ऐसे बस आप कराए जा रहे हो, कोई डिटेल नहीं हो रही है किसी भी चीज़ की, तो प्रॉब्लम आती है,
क्योंकि आपने यही नहीं बताया कि इसकी इम्प्लीमेंटेशन क्या होगी, ठीक है, तो आप कैसे उस चीज़ को करोगे। इंटरेस्ट, लैक ऑफ इंटरेस्ट की प्रॉब्लम भी बहुत ज़्यादा आती है कि बच्चे सीखना नहीं चाहते हैं, क्योंकि उनके दिमाग में बस एक ये कॉन्सेप्ट है कि मैथमेटिक्स हार्ड होती है, और टीचर तैयारी करके नहीं आता, ये भी बहुत ज़्यादा बड़ी समस्या है। अगर टीचर तैयारी करके आए, प्रॉपर प्लानिंग से आए, तो हर बच्चा मैथ्स में इंटरेस्ट लेगा, क्योंकि मैथ बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग और इजी सब्जेक्ट होता है अगर आपके समझ में आ जाए तो। ये तीनों ही हैं। अ टर्मिनेटिंग एंड नॉन टर्मिनेटिंग और रिकरिंग डेसिमल जो है क्या होते हैं, ये सारे रेशनल नंबर होते हैं। अब मैं यहाँ पे कैसे बताऊँ आपको। टर्मिनेटिंग और नॉन टर्मिनेटिंग दोनों होते हैं, ठीक है। ये आप रेशनल नंबर का चैप्टर कीजिए जब आपको पता चलेगा। अब है अ लॉट ऑफ डैश टू बी डन, अ लॉट ऑफ वर्क जो है डैश टू बी डन, तो अप्रोप्रिएट क्या होगा, लॉट ऑफ वर्क रिमेन्स टू बी डन। अब आपको इंग्लिश पढ़नी पड़ेगी जब पता चलेगा, क्योंकि अब लॉट ऑफ वर्क क्या है, यहाँ पे सिंगुलर है, तो सिंगुलर है तो यहाँ पे क्या होगा, फॉर्म क्या लेंगे, रिमेन्स आएगा। रिमेन क्यों नहीं लिया हमने, रिमेन इसलिए नहीं लिया क्योंकि SAES का हम यूज़ करेंगे, ठीक है, सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ। अब है विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट अ डायमेंशन ऑफ असेसमेंट ऑफ मैथमेटिकल लर्निंग का डायमेंशन नहीं है, तो पैटर्न्स एंड प्रोसीजर्स जो हैं लर्निंग के डायमेंशन नहीं है, क्योंकि कम्युनिकेशन तो आप मैथमेटिक्स में करोगे, टीचर आपको समझाएगा और आपको डायमेंशन में पार्ट लेना ही पड़ेगा, ठीक है। टीचर आपको बिना कम्युनिकेशन के मैथमेटिक्स कैसे सीखोगे, कोई भी सब्जेक्ट नहीं सीख सकते। अब है मैथमेटिकल रीजनिंग भी आपको करनी पड़ेगी, क्योंकि आपके सामने वो चीज़ है नहीं अवेलेबल, तो आपको वो इमेजिनेशन पावर अपनी बढ़ानी पड़ेगी, रीजनिंग, लॉजिक ये सब लगाने पड़ेंगे। अब है इसके अंदर कि डिस्पोजिशन टूवर्ड्स मैथमेटिक्स के तरफ आपको डिस्पोजिशन प्यार करना पड़ेगा। तो इसमें पैटर्न्स और प्रोसीजर जो है डायमेंशन नहीं है इसका, लेकिन पैटर्न्स, अलग अलग चीज़ों के पैटर्न्स और प्रोसीजर जो है ना हेल्प करते हैं, लेकिन असेसमेंट के बारे में बोला है ना उन्होंने, तो असेसमेंट यानी टीचर करेगी, पैटर्न्स और प्रोसीजर तो बच्चे को वो चीज़ सिखाने में मदद की जाएगी ना, तो इससे क्या आएगा, ये वाला नहीं होगा। लर्निंग के बारे में बात होती तो हम इसको लेते। अब है इन विच ऑफ द फॉलोइंग, अब बताना है इसका ईडीएम का मतलब बताना है, टू ब्लू वंस मनी, टू ब्लू वंस मनी टू स्पेंड ऑल वंस मनी वेस्टफुली, कि मनी को बिल्कुल खर्च कर देना, वेस्ट कर देना। अब है द साइंस ऑफ गवर्नमेंट क्या होती है, साइंस ऑफ गवर्नमेंट को हम पॉलिटिक्स कहते हैं, ठीक है। अब इसमें आ जाता है हाउ इज़ कीपिंग इंडिविजुअल प्रोफाइल्स यूज़फुल, इंडिविजुअल प्रोफाइल रखना कैसे यूज़फुल है। इट हेल्प्स इन लेटर कंप्लेनिंग टू प्यूपिल्स पेरेंट्स अबाउट देयर प्रोग्रेस, अगर हम हर बच्चे की अलग अलग प्रोफाइल रखते हैं तो आप क्या कर पाओगे, आप कंप्लेन करने के लिए रखते हो, बल्कि आप कंप्लेन करने के लिए नहीं रखते। अगर आपको पेरेंट्स को बताना भी है ना, तो उनकी प्रोग्रेस करने के लिए बताना है, ना कि उनकी कंप्लेन करने के लिए। ये पहले वाला जो गलत हुआ है ना, इस कंप्लेनिंग के वर्ड की वजह से हमने गलत किया है, इसे लिया नहीं है, ठीक है। ये कंप्लेनिंग वर्ड नहीं होता, तो खाली ये होता है इट हेल्प्स करती है प्यूपिल्स के पेरेंट्स को भी हम प्रोग्रेस के बारे में बता देते हैं, सही है होता। अब है ये जो है फॉर्मल और इनफॉर्मल असेसमेंट हम अच्छे से कर सकते हैं, किसी बच्चे के बारे में जानना हो, पूरी उसकी डिटेल एक बार नाम लो, फाइल निकाली और पूरा पता चल जाएगा कि बच्चे में क्या क्या इम्प्रूवमेंट की ज़रूरत है, ठीक है, सारी चीज़ें। अब विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन इंटरनेशनल डेक्लरेशन और अग्रीमेंट दैट लिंक्स चिल्ड्रन एंड एनवायरनमेंट, इंटरनेशनल डेक्लरेशन नहीं है, ठीक है, जो चिल्ड्रन और एनवायरनमेंट से रिलेटेड हो, तो कन्वेंशन और बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी, क्योंकि बायोलॉजिकल का बात ही कर दिया तो उन्होंने, यही है। अब आ जाता है हमारा कि इन विच ऑफ द फॉलोइंग लिसनिंग एक्टिविटीज़ अ टीचर टेल्स, जस्ट गिव मी अ मिनट। अब है इन विच ऑफ द फॉलोइंग लिसनिंग एक्टिविटीज़, जो टीचर जो है टेल करता है, स्टोरीज बताता है, प्यूपिल्स एंड द टीचर्स डू द एक्शन, स्टोरी बताता है और दोनों मिलकर एक्शन करते हैं, ठीक है। तो अब इसमें क्या माइम स्टोरीज़ होती हैं, माइम स्टोरीज़ में क्या होता है,
इन्होंने बोल नहीं रहे, वो सिर्फ लिसन कर रहे हैं, अभी सुन रहे हैं और बिना बोले एक्शंस करते हैं, ठीक है। अ टीचर टेल्स द स्टोरी एंड द प्यूपिल्स एंड द टीचर्स डू द एक्शन। तो प्यूपिल और टीचर दोनों एक्शन कर रहे हैं, बोल सिर्फ टीचर रहा है, बच्चे नहीं बोल रहे हैं, तो ठीक है, माइम कर रहे हैं, ठीक है। तो वो क्या ना, नकल उतार रहे हैं, सामने वाले की नकल उतार रहे हैं, ठीक है। अगर बोल भी रहे हैं तो कोई दिक्कत नहीं है, सामने वाले की नकल उतारना ये आ जाएगा। अब आ जाएगा वन ऑफ द की एरियाज़ दैट मस्ट बी इनकॉर्पोरेटेड इन टीचर एजुकेशन प्रोग्राम में कौन सा जो चीज़ है बहुत ज़्यादा ध्यान इसका रखना चाहिए, ये है अंडरस्टैंडिंग ऑफ द सोशियोलॉजी ऑफ लर्निंग। सोशियोलॉजी जो है लर्निंग की, उसके बारे में समझना वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है टीचर एजुकेशन प्रोग्राम में जो लाना चाहिए। या करंट नॉलेज अबाउट द प्रोग्रेस ऑफ लैंग्वेज एंड लिटरेसी एक्विजिशन। अब है कि लर्निंग की क्या सोशियोलॉजी है, लर्निंग की कोई सोशियोलॉजी है? लर्निंग तो अपने आप में एक क्या कहते हैं सोसाइटी से रिलेटेड है, वो तो हमें पता है। उसको समझना, इनकॉर्पोरेशन जब अच्छे से होगा, अगर हम करंट नॉलेज जो है, वैसे आने को दोनों भी आ सकते थे लेकिन इन्होंने सिर्फ सेकंड दिया है। अभी ये है करंट नॉलेज जो होना अबाउट द प्रोसेस ऑफ लैंग्वेज एंड लिटरेसी एक्विजिशन, की करंट नॉलेज है उनको कि लैंग्वेज के बारे में क्या क्या लैंग्वेज में चेंजेस आ रहे हैं, उन सब के बारे में पता होना, और लिटरेसी एक्विजिशन के बारे में भी पता होना। अब आ जाता है इसमें कि कक्षा में आगंतुकों को आमंत्रित करना, मतलब गेस्ट को बुलाना, कौन सी उत्साहजनक गतिविधि होगी गेस्ट को बुलाने के लिए? समझना, या उनसे डिस्कशन करना, या प्रामाणिक स्थितियों का सृजन और सोर्सिंग करना, या शोध करना। तो रिसर्च करना, शोध करना मतलब रिसर्च। तो आगंतुकों के लिए मतलब गेस्ट, आगंतुकों के लिए होगा, एक मिनट, आगंतुक के लिए होगा प्रामाणिक स्थितियों का सर्जन, कि हम एक ऐसी स्थितियां बना देंगे और वो क्या करेंगे, सोर्सिंग उसमें करेंगे। तो ये होगा विच ऑफ द फॉलोइंग इज द बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ जॉन बी वॉटसन। जो वॉटसन है उनका बेसिक आपको पता होना चाहिए। जो वॉटसन की जो थ्योरी थी वो ऑपरेंट कंडीशनिंग की थ्योरी थी, ठीक है। उन्होंने रैबिट लिया था, याद होगा, ठीक है, बच्चे डर गए थे। अब उन्होंने बोला था वॉटसन ने कि हम किसी को भी किसी चीज़ के लिए हम नफ़रत पैदा कर सकते हैं या प्यार पैदा कर सकते हैं। अब यहाँ पे है बेसिक कॉन्सेप्ट जो जॉन वॉटसन का, वो क्या था, एनवायरमेंटलिस्ट थे वो बहुत बड़े, ये बिल्कुल सही है। एनवायरनमेंट के बारे में बात करना और इमोशंस के बारे में बात करना। इमोशंस जो आपको उनकी थ्योरी पता हो तो उनमें इमोशंस थे ना, कि रैबिट जो 2 बच्चे लिए थे, उन्होंने पीटर लिया था और एक और लिया था, तो वो क्या कहते हैं बाद में रैबिट से डरने भी लग जाते हैं। और प्रैक्टिकल एप्लीकेशंस उसकी करके देखना। तो ये तीनों ही वॉटसन की थ्योरी में इन्वॉल्व हैं। अब है व्हाट आर द वेरियस टास्क दैट लिसनर्स कंप्लीट वाइल लिसनिंग, कि जो लिसनर्स जो होते हैं सुनते सुनते उन चीज़ों को पूरा करते हैं। लिसन एंड गैस, लिसन करना और गैस करना, ठीक है। अभी मैं मान लो मैं सुन रही हूँ, ठीक है, और साथ में मैं गैस करूँगी कि इनमें से सही आंसर क्या हो सकता है, ये सही है। लेकिन मगअप करना मतलब कि रट्टा लगा लेना। क्या लिसन करते हुए हम रट्टा लगाते हैं? नहीं, लिसन करते हुए अगर हम रट्टा लगाएंगे तो हमारी अंडरस्टैंडिंग नहीं होगी, तो खाली 1 होना चाहिए। अब है सिक्वेंसिंग वुड फॉल अंडर विच रीडिंग एक्टिविटी, कि सिक्वेंसिंग किस रीडिंग एक्टिविटी में आएगा, कि चीज़ों को सीक्वेंस लगाना। प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए हम सीक्वेंसिंग करते हैं। रीडिंग के बारे में बात कर रहे हैं ना हम, तो प्रैक्टिसिंग रीडिंग न्यू वर्ड्स के लिए हम सीक्वेंस में लगाएंगे कि चीज़ों को, कि नए वर्ड सीखने के लिए। या लिसनिंग एंड रीडिंग, लिसनिंग और रीडिंग जो है इससे बहुत ज़्यादा ज़रूरी है सीक्वेंसिंग, कि अगर मान लो रीडिंग पता बहुत अच्छी कब होगी, आपके सामने बुक है, आप लिसन कर रहे हो और धीरे धीरे उन चीज़ों को सीक्वेंसली आप पढ़ रहे हो, तो आपकी रीडिंग एक्टिविटी बहुत ज़्यादा होगी, आपकी प्रोनाउंसिएशन सुधरेगी। तो थर्ड बिल्कुल सही है। रीडिंग करना रिकंस्ट्रक्ट करने के लिए टेक्स्ट को, लेकिन वो सीक्वेंसिंग की बात की है ना। सीक्वेंसिंग मतलब एक वे में, एक सीक्वेंस में चलना, तो ये क्या होगा, थर्ड।
अब आ जाता है विच ऑफ द फॉलोइंग कैन बी कैटेगराइज अ क्रिएटिव फॉर्म वाइल लर्निंग। ईवीएस पढ़ाते समय कौन सी क्रिएटिव फॉर्म होगी? मेकिंग कोलाज। अब ईवीएस जो हमारे एनवायरनमेंट से रिलेटेड है, अगर आप कोलाज बना रहे हो अलग अलग, मतलब एक नेचर की, प्रकृति के बारे में कुछ बना रहे हो, या अवर हेल्पर्स बोले तो कोलाज बना दिया, उन सबकी फ़ोटो चिपका दी, तो वो तो इसमें आएगा। सॉन्ग्स गा रहे हो आप, प्रकृति को बचाने के लिए गा रहे हो, या अवर हेल्पर्स हैं, या कुछ भी चीज़ें, इतनी सारी चीज़ें जो प्रकृति इससे रिलेटेड है, एनवायरमेंटल स्टडीज़ से, वो आ जाएगी। पोइट्री आ जाएगी, बैनर आ जाएंगे, सब कुछ इसमें आएगा। अब है कौन सा, विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ अ रोल दैट अ टीचर हैज़ टू प्ले, करना पड़ता है कौन सा रोल? इंटरेक्टिव रोल तो टीचर को बहुत ज़्यादा करना ही पड़ेगा, क्योंकि हमारी जो टीचिंग लर्निंग की जो स्टेजेस हमारी 3 होती है, उसमें इंटरेक्टिव रोल, ठीक है, इंटरेक्टिव रोल की बच्चों से इंटरेक्शन करना, उनकी बातें समझना, फिर अपनी कम्युनिकेशन करना, अपनी बातें उन्हें बताना, एक टीचिंग लर्निंग पूरी टेक प्लेस करेगी इंटरेक्टिव रोल। और पर्सपेक्टिव रोल मतलब सिर्फ अपना परसेप्शन बताया जाना कि ऐसा ये बच्चा तो ऐसा ही है, इसका कुछ नहीं हो सकता, मैं नहीं करा रही से कुछ, उसको छोड़ देना उसके हालात पे, अपने आप ही पहले धारणाएं बना के बैठ जाना, कुछ नहीं करना, तो ये रोल नहीं होता। टीचर का रोल होता है कि वो इंटरेक्शन करे, इंटरेक्टिव करे, और बच्चों को अगर कोई दिक्कत है तो उनकी समस्याओं को उनके साथ जुड़ के सुलझाने की कोशिश करे। व्हाट कुड नॉट बी द पॉसिबल रीज़न फॉर थिंग्स टू गो रॉन्ग इन अ क्लासरूम, कि पॉसिबल रीज़न नहीं, कौन से नहीं हो सकते? एक्टिविटी डजेंट वर्क, अगर कोई एक्टिविटी काम नहीं कर रही है, तो क्या ऐसा ज़रूरी है कि एक क्लासरूम में कुछ गलत हो रहा है? नहीं कर रही एक्टिविटी काम, दोबारा से उसको नहीं आ रही बच्चों को, सब दोबारा से हम करेंगे, ठीक है, तैयारी करेंगे, उसकी समझाने की कोशिश करेंगे, कोई नई एक्टिविटी ले आएंगे। अ स्टूडेंट हैज़ नॉट कम टू स्कूल, कि कुछ ऐसा हो रहा है कि जो बच्चा क्लास में आ ही नहीं रहा, ठीक है, तो ये प्रॉब्लम वाली बात है। एक्टिविटी का काम ना करना प्रॉब्लम वाली बात नहीं है, नहीं कर रही तो हम नई एक्टिविटी करवाएंगे। द क्लास इज़ आउट ऑफ कंट्रोल, बिल्कुल कंट्रोल से बाहर हो रही है, चाहे कंट्रोल से बाहर हो रही है लेकिन बच्चे आ तो रहे हैं, आपको पता तो चल रहा है कि टीचिंग लर्निंग में कमी है और बच्चे आपसे संभल नहीं पा रहे, आप में दोष है, बच्चों की कमियों को आप पूरा नहीं कर पा रहे हैं, ये पता तो चल रहा है। एंड एक्सटर्नल डिस्टर्बेंस, या बाहर से बाहरी कोई डिस्टर्बेंस हो रही है, ये भी हो सकता है। लेकिन अगर बच्चा जो है स्कूल ही नहीं आता, तो ये सबसे बड़ी समस्या हो रही है आपकी कक्षा में, ठीक है, और बाकी जो समस्या हैं वो सबकी कक्षा में होती है। अब इनमें से क्या ईवीएस में शिक्षण अधिगम की लर्निंग, टीचिंग लर्निंग की योग के जो चरण हैं, जो स्टेप्स में शामिल नहीं है? अपनी पाठ योजना पर पुनः विचार करना, कि आपने जो लेसन प्लानिंग बनाई है आप उस पर दोबारा विचार कर रहे हो, क्या ये सही है या नहीं है? ये बिल्कुल सही है, आप करते हो, चाहे ईवीएस हो या कोई भी हो, सबके लेसन प्लानिंग एक तरीके से ही होगी, आप करोगे पुनः विचार। अब अधिगम तथा समझ को परखने के लिए योजना बनाना, वो तो आप बनाओगे कि बच्चों को कितनी अंडरस्टैंडिंग है और क्या मैं क्वेश्चन डालूँ, क्या मैं एक्टिविटी डालूँ, ये भी सही है। अब एक वास्तविक समय रेखा बनाना, अब समय की हमें एक क्या है, बहुत बंदिश होती है, तो हमें समय रेखा भी बनानी पड़ेगी। लेकिन है मूल्यांकन के परिणाम तैयार करना, कि पहले से आप मूल्यांकन के परिणाम तैयार करके बैठे हो कि यही रिज़ल्ट निकलेगा। मान लो आप पेपर देने जा रहे हो, अभी तैयारी करके जा रहे हो और आप पहले ही परिणाम तैयार करके बैठ गए कि भैया मेरी नौकरी लगेगी। भाई आप मेहनत करो, कंपटीशन इतना ज़्यादा है, वैकेंसी कम है, एक पॉजिटिव बन के रहो कि हाँ लग सकती है, नहीं लगेगी तो नहीं लगेगी, ठीक है, ये थोड़ी ना पहले से तैयारी करके बैठे हो, अभी से पार्टी दे रहे हो, ये कर रहे हो, तो ये थर्ड वाला गलत है। अब है विच इज़ द करेक्ट वे टू डिफाइन व्हाट स्टोरी टेलिंग इज़, कि स्टोरी टेलिंग क्या है, इसका करेक्ट वे कौन सा है बताने का। अब इसमें है इट इज़ टेलिंग अ स्टोरी इन ऑर्डर टू शो हाउ नॉलेजेबल द टीचर इज़, ये एक तरीका है ये बताने का कि स्टोरी टेलिंग इसलिए कराई जाती है कि ये बताए कि टीचर कितना इंटेलिजेंट है, नहीं ये तो नहीं है। क्या इट इज़ टेलिंग अ स्टोरी टू एवरीवन प्रेजेंट देयर, कि सभी जो भी लोग हैं वहाँ पे स्टोरी सुना होना उन सबको, इसलिए कराई जाती है, नहीं।
टेल करना स्टोरी टू पीपल हु आर विलिंग टू लिसन, उन लोगों को स्टोरी बताना जो स्टोरी सुनना चाहते हैं। अब ये नहीं कि आप यहाँ के बोले जा रहे हो और लोग आप में इंटरेस्टेड है ही नहीं सुनने के लिए। अब जहाँ पे स्टोरी टेलिंग की ज़रूरत है वहाँ स्टोरी टेलिंग कराओगे ना, यूँ थोड़ी ना कहीं पे भी जाके आप बोलना शुरू कर दोगे। इट इज़ टेलिंग अ स्टोरी टू पीपल व्हेन दे आर नॉट इंटरेस्टेड, अगर वो इंटरेस्टेड ही नहीं है तो क्यों सुना रहे हो स्टोरी टेलिंग। ठीक है, लोगों की बात करिए इसमें, तो ये क्या होगा, थर्ड वाला सही होगा। ओपरेंट मॉडल जो था किसने दिया था, स्किनर ने दिया था। ठीक है, अब है कि यहाँ पे विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट इंक्लूडेड इन स्टेज थर्ड ऑफ प्रोडक्टिव कंप्यूटर सेशन के थर्ड स्टेज में नहीं आया। ठीक है, अब प्रोडक्टिव कंप्यूटर सेशन में है रिव्यू व्हाट दे हैव डन एंड वाई, कि उन्होंने क्या किया और क्यों किया। एनकरेज प्यूपिल्स टू फोकस ऑन द टॉपिक, अब इसमें बोला नहीं आएगा। अब कंप्लीट द वर्क, अब तीसरी स्टेज है तो आप एनकरेज करोगे क्या प्यूपिल को फोकस करने के लिए, बल्कि तीसरी स्टेज पे आ गए हैं तो यानी बच्चे इतने लायक हो गए हैं, उन्हें कंप्यूटर चलाना आता है, उन्हें काम दिया जा चुका है। ठीक है, तो अब थर्ड स्टेज में ये नहीं आएगा। कंपेयर देयर वर्क विद अदर्स, अब वो इस लायक स्टेज थर्ड की बात कर रहे हैं ना, स्टेज वन की बात नहीं कर रहे कि आप एनकरेज करोगे नहीं नहीं तुम कर सकते हो, तुम्हें ये करना है वो करना है, तो ये क्या है, सेकंड वाला गलत है। अब है शब्द स्तर पर लेखन का उद्देश्य क्या है। शब्द स्तर पर लेखन का क्या उद्देश्य होता है, शब्द स्तर पर लेखन का मतलब होता है कि आप नई शब्दावली नई सीख रहे हो, लिखावट आपकी अच्छी हो रही है, आप वर्तनी सीख रहे हो। ठीक है, तो ये सारे शब्द स्तर पर लेखन का उद्देश्य होता है। अब है लेआउट लाउड को नियोजित प्रारूपित संपादित करना और समझना, नई संरचनाओं और कार्यों का अभ्यास करना और मेटा संज्ञानात्मक, ये सब नहीं होता। आप बस ये याद रखो कि शब्द स्तर पर लेखन का मतलब होता है कि आप उन चीज़ों का यूज़ करेंगे और उसको लिखेंगे। अब है यहाँ पे विच ऑफ द फॉलोइंग स्पेसिमेन कैन बी यूज वाइल टीचिंग द लर्नर्स अबाउट रिसोर्सेज, रिसोर्सेज के बारे में पढ़ाते समय आप क्या यूज़ कर सकते हो कि आप स्पेसिमेंस ऑफ सॉइल, आप अलग अलग रिसोर्सेज के बारे में बता रहे हो ना, तो आप नमूने दिखा सकते हो कि ये काली मिट्टी होती है, जो लोड मिट्टी होती है, ये लाल मिट्टी है, ये भूरी मिट्टी है, ये सारे दिखा सकते हो आप, सही है। मिनरल्स के बारे में आप दिखा सकते हो, उनके नमूने, स्पेसिमेन मतलब नमूने दिखा रहे हो आप मिनरल्स, अलग अलग मिनरल्स कौन कौन से हैं, और एग्रीकल्चर के प्रोडक्ट भी दिखा रहे हो, तो ये सारे सही हैं। अब जेंडर जो होता है उसका हैज़ प्राइमरीली बीन व्यूड, कि जेंडर को प्राइमरीली कैसे देखा जाता है, एज कंसर्निंग ओनली गर्ल्स एंड वुमेन, जेंडर का मतलब है बॉय और गर्ल और न्यूट्रल जेंडर तीनों होना। ठीक है, जो भी, अब ये खाली गर्ल के बारे में देख रहे हो तो आप जेंडर को कैसे देख रहे हो, तो सारे आने चाहिए ना, तो गलत है बिल्कुल। तो हैज़ प्राइमली इन्वॉल्व, अच्छा इसमें पूछा कौन कौन होते हैं इसमें, तो ये भी आएगा, गर्ल और वुमेन भी आएगी। इट इज़ एन आइसोलेटेड कैटेगरी नॉट रिलेटेड टू अदर इश्यूज़, कि इसके जेंडर के अंदर दूसरे इश्यूज़ नहीं आते। हाँ, ये बात भी सही है। इन टर्म्स ऑफ प्रोविज़न ऑफ इक्वल फैसिलिटी देना, चाहे लड़का है या लड़की है या थर्ड जेंडर है, न्यूट्रल जेंडर है, आप उसको इक्वल फैसिलिटी दो, तो ये तीनों इसमें आएंगे। तो अब क्योंकि इसमें अगर थर्ड ओनली थर्ड दिया होता ना तो हम उसको भी टिक कर सकते थे, लेकिन उन्होंने ओनली थर्ड नहीं दिया, और ओनली वन आप लगा नहीं सकते। अगर आप ओनली वन लगाओगे तो इसका मतलब सिर्फ आप गर्ल्स के बारे में बात कर रहे हो, और वन और थर्ड भी आप नहीं लगाओगे खाली, क्योंकि आपने आइसोलेटेड कैटेगरी के बारे में आपने बात ही नहीं करी। ठीक है, अदर इश्यूज़ के बारे में। अब इसमें है विच ऑफ द फॉलोइंग जो हैं एग्जाम्पल है इंडक्टिव रेफरेंस इन टीचिंग ऑफ साइंस। इंडक्टिव का मतलब क्या होता है, अंदर से बाहर निकालना, यानी आप एग्जाम्पल करा रहे हो सारी चीज़ों को जो वो जानते हैं, उससे जो जनरल चीज़ जानते हैं उससे स्पेसिफिक चीज़ पे लेके आना, अपने टॉपिक से उसका रिलेशन कराना। ठीक है, तो एग्जाम्पल्स ऑफ इंडक्टिव रेफरेंस जो है साइंस में जैसे क्या हो सकते हैं, व्हेन वी ड्रॉप अ डायरी इट फॉल्स डाउन, तो आप एग्जाम्पल से बता रहे हो उनको उस चीज़ का लॉजिक, कि ग्रेविटेशनल फोर्स के बारे में बता रहे हो कि मैंने ये डायरी गिरी तो ये नीचे की तरफ जा रही है। ठीक है, मैंने इसे फेंका तो ये नीचे की तरफ जा रहा है। वाटर फ्लोज डाउन द स्लोप, की वाटर भी ऊपर से नीचे की तरफ जाता है।
अब अ फ्लावर फ्रॉम अ प्लांट इज़ अट्रैक्टेड, कि जो फूल है वो भी अट्रैक्ट होता है अर्थ की तरफ, तो ये क्यों है? तो ये तीनों आप एग्जाम्पल से जा रहे हो ना, साइंस पढ़ा रहे हो, तो क्या इंडक्टिव ही है तीनों के तीनों। अब दोज रेशनल नंबर्स हुज डेनोमिनेटर्स हैव नो फैक्टर अदर देन 2 और 5 कैन बी। अब यहाँ पे देखो आया नहीं है, तो अब इसमें डेनोमिनेटर्स का कोई फैक्टर नहीं है, ये अब ऑप्शन ही नहीं है, तो मैं क्या बताऊँ इसमें, ये भी गायब है। अब है विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट अ डोमेन ऑफ ज्योग्राफी, का डोमेन नहीं है ज्योग्राफी के बारे में, यानी हमारी जो प्रकृति है उसके बारे में आप पढ़ रहे हो। तो ज्योग्राफी में आप नॉन ह्यूमन ज्योग्राफी क्या होती है, कुछ भी नहीं, नॉन की ह्यूमन ही नहीं है, ज्योग्राफी में तो ह्यूमन आएंगे ना भाई, ठीक है, तो ह्यूमन भी आएंगे उसमें, रीजनल ज्योग्राफी भी होगी, बायो ज्योग्राफी भी होगी, एनिमल हैं तो एनिमल के बारे में पढ़ोगे, लैंड सॉइल हर चीज़ के बारे में पढ़ोगे ना, तो नोट तो पहला गलत है। अब इक्वालिटी एज अ गोल, इक्वालिटी जो है आप एक उद्देश्य की तरह आप अगर देख रहे हो, तो ये क्या है, ये स्ट्रेटजीज अडोप्टेड फॉर इट हैज़ फोकस्ड ऑन विच ऑफ द फॉलोइंग, कौन सी इक्वालिटी एक गोल की तरह किस पे फोकस करती है, न्यूट्रलाइजिंग टेक्स्ट ऑफ एनी जेंडर्ड रेफरेंसेस, की न्यूट्रल करना टेक्स्ट को। अगर आप जैसे आप देखते हो कि जो पहले की बुकें होती थी उसमें हर एग्जाम्पल में लड़कों के ही नाम लिखे जाते थे, लड़कियों के नाम होते ही नहीं थे, तो अगर आप उसको न्यूट्रलाइज कर दो, लड़कों के नाम भी लिखो लड़कियों के भी लिखो, दोनों न्यूट्रल, ये नहीं कि अब सिर्फ लड़कियों के लिखने लग जाओ, तो ये भी गलत बात है। तो दोनों जेंडर को आपको इक्वल प्रेफरेंस देनी है, तो आप उसको न्यूट्रल कर दो, दोनों के नाम लिखो। सेंसिटिव पोर्ट्रेयल ऑफ डिस्क्रिमिनेशन दैट गर्ल्स वुमेन फेस, और सेंसिटिव, हाँ, क्योंकि हमें भी अभी गर्ल्स के वुमेन के बारे में सोचने की ज़रूरत है कि तो जो उनके सेंसिटिव इश्यूज़ है आप उसको पोर्ट्रे करो, जिससे कि बच्चा समझे, उनके अंदर वो समझ विकसित हो, तो दोनों ही आएंगे। अब आ जाता है हमारा व्हाट कैन सोशल साइंस डू टू स्ट्रेंथन नेशनल इंटीग्रेशन, नेशनल इंटीग्रेशन के लिए सोशल साइंस कैसे काम कर सकती है, कि सोशल साइंस जो होती है क्या कर सकती है, सेंसिटाइज लर्नर्स टू द इम्पोर्टेंस ऑफ नेशनल यूनिटी, नेशनल यूनिटी के बारे में बताएगी सोशल साइंस, बिल्कुल सही है। सोशल साइंस से हमें पता चलता है कि नेशनल यूनिटी क्या है, हमारे रिलीजन अलग अलग हैं, लेकिन हमारा कल्चर, हम कल्चर हमें जोड़े रखता है, हमारा कॉन्स्टिट्यूशन क्या कहता है, सारी चीज़ें हमें इससे बताएगी, फ्लैग, नेशनल फ्लैग वगैरह। अब नेशनल सोशल साइंस कैन टीच अबाउट द वैल्यूड सिंबल्स ऑफ नेशनल आइडेंटिटी एंड यूनिटी। अब इसमें बोला स्ट्रेंथन नेशनल इंटीग्रेशन को जो स्ट्रेंथन करेगी सोशल साइंस, सेंसिटाइज करना लर्नर को, उसकी इम्पोर्टेंस बताना, और इम्पोर्टेंस और नेशनल यूनिटी की इम्पोर्टेंस बताना, ठीक है। अब आ जाता है सोशल साइंस कैन टीच अबाउट वैल्यूड सिंबल्स ऑफ नेशनल आइडेंटिटी और यूनिटी के सिंबल्स भी बताना। नेशनल साइंस सोशल साइंस कैन इम्पार्ट अ हिस्टोरिकल पर्सपेक्टिव टू द इशू के बारे में भी बताना, ठीक है। तो अब इसके अंदर आ गया, ये गलत आंसर इसका दे रखा है, ठीक है, तो इसका आंसर पहला और दूसरा दोनों होने चाहिए, इवन तीसरा भी सही है, तो ये, लेकिन अगर इसमें से चूज़ करें तो फर्स्ट आना चाहिए, इसका आंसर गलत है, क्योंकि ये देखो ना, ये तो गलत है, सेंसिटाइज करना सोशल साइंस में है ना, तो ये गलत दे रखा है। अब आ जाता है कि विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट, एक बार मैं इसका स्क्रीनशॉट ले लूँ सर्च करने के लिए। अब आ जाता है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट करेक्ट है, दो एंगल आर सेट टू बी सप्लीमेंट्री, दो सप्लीमेंट्री एंगल गलत है, 180 डिग्री के होते हैं। अब पेयर ऑफ एंगल्स आर सेट टू बी कॉम्प्लीमेंट्री, जो 90 के होते हैं, दोनों ही गलत है। अब है इफ़ एक्स इज़, अगर x जो है 50% मोर देन b है, देन b इज़ हाउ मच, और ये आप निकाल लेना। अब है हाउ कैन वी मेक स्टूडेंट अवेयर अबाउट द नीड टू सेव इलेक्ट्रिक एनर्जी, हम स्टूडेंट्स को कैसे जागरूक कर सकते हैं कि वो इलेक्ट्रिक एनर्जी को सेव करें। टर्न ऑफ ऑल इलेक्ट्रिकल अप्लाइंसेस व्हेन दे आर नॉट इन यूज़, जब आप यूज़ नहीं कर रहे तो उन सबको बंद कर दो, सही है। क्रिएट पोस्टर, स्लोगन्स और कैंपेन्स बना सकते हो, ये बिल्कुल दोनों ही हैं। 10 मीटर इज़ इक्वल टू 1 हेक्टोमीटर के इक्वल होते हैं। अब आ जाता है विच ऑफ द फॉलोइंग, ये क्वेश्चन गायब है। अन एक्टिविटी ऑफ कंडक्टिंग
अ सर्वे इन्वॉल्व्स 2 स्किल्स, ठीक है। सर्वे करने के लिए कौन कौन सी चीज़ें होनी चाहिए, सुनना और बोलना। आप सर्वे करने जा रहे हो, आप देखते हो कि आपके घर पे भी कोई सर्वे करने आते हैं कि आप बता दो कितने लोग हैं आपके घर में, तो आप बोलोगे और फिर सुनना भी तो पड़ेगा ना उनकी क्या कह रहे हैं। राइटिंग और स्पीकिंग नहीं, खाली लिखना और बोलना थोड़ी ना, सुनोगे जब भी तो। लिसनिंग और राइटिंग, आप सुन रहे हो लिख रहे हो, पहले बताओगे भी तो सही जब भी तो सुनोगे। तो सेकंड है इसका, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट करेक्ट है अबाउट लाइट के बारे में। लाइट ट्रेवल्स इन अ स्ट्रेट लाइन, लाइट जो है एक स्ट्रेट लाइन में ट्रेवल करती है, सही है। लाइट इज़ रिफ्लेक्टेड, इट इज़ अब्जॉर्ब्ड होली और पार्शली एंड इट इज़ प्रोड्यूसेस अम्यूजिंग कलर्स पैटर्न्स। हाँ, आपको पता होना चाहिए जो वाइट लाइट है वो 7 कलर्स में जो क्या होती हैं वो डिस्पर्सन उनका हो जाता है 7 कलर्स में, जिसको हम विबग्योर कहते हैं। जो वाइट लाइट होती है वो वाइट लाइट ही 7 कलर्स में बढ़ती है। इट कोजेज शैडो, इक्लिप्सेज एंड अदर फॉर्म्स इमेजेस, तो तीनों ही हैं। ये साइंस का कॉन्सेप्ट है। अब विच ऑफ द फॉलोइंग इज अप्रोचेज अडोप्टेड बाय सोशल साइंटिस्ट इन अंडरस्टैंडिंग पॉलिटिकल साइंस। समझने के लिए सोशल साइंटिस्ट क्या अप्रोच अपनाते हैं, बिहेवियरल अप्रोच, लोगों का बिहेवियर जानना हाँ करते हैं सोशल साइंटिस्ट कि लोगों का व्यवहार जानेंगे जब भी तो पता चलेगा उन्हें, सही है। लीगल इंस्टीट्यूशनल अप्रोच के बारे में कि लीगल अप्रोच क्या है, हमारा कॉन्स्टिट्यूशन क्या कहता है, ठीक है, उन सब के बारे में भी जानना है। या कोई दुखी है तो आप उनको उनके राइट्स बता सकते हो, उनके ड्यूटीज़ बता सकते हो, ठीक है। फिलोसफिकल अप्रोच तो है नहीं, क्या फिलोसफिकल अप्रोच इसके अंदर आइडियलिज्म, ठीक है, जो आत्मा परमात्मा के बारे में बात करते हैं। आप रियलिज्म और प्रैग्मेटिज्म का आप यूज़ कर सकते हो। सोशल साइंस है तो आप प्रैग्मेटिज्म का यूज़ करोगे, क्योंकि प्रैग्मेटिज्म हमें क्या बताती है, हमें सोसाइटी के बारे में बताती है। जो अलग अलग फिलोसफी हैं उसमें प्रैग्मेटिज्म इसमें आएगा। एलिमेंट्री अप्रोच तो कुछ है ही नहीं इसमें, तो इसमें क्या आएगा, फिलोसफिकल अप्रोच। पता है आपको, आप मेरे चैनल पे देखिएगा, एक होता है हमारा आइडियलिज्म, आइडियलिज्म वाले होते हैं, एक नेचुरल वाले होते हैं, एक प्रैग्मेटिज्म वाले जो होते हैं ना वो करते हैं सोसाइटी के बारे में रिसर्च। अब विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट डजंट डिस्क्राइब द नेचर ऑफ साइंस, जो साइंस के नेचर को नहीं बताती है। साइंस बोरिंग होती है, नहीं होती बिल्कुल भी बोरिंग। अगर टीचर अच्छा मिल जाए और एक्सपेरिमेंट करने के आपके मौके मिल रहे हैं, सब क्लियरिटी हो रही है, तो नहीं होगी बोरिंग। ग्लोबल ह्यूमन एंडीवर होता है, हाँ होता है। यहाँ पे बॉडी ऑफ नॉलेज और प्रोसेस दोनों के बारे में बात होती है, और ये एक कम्युनिटी एंटरप्राइज है, बोरिंग नहीं है, तो पहला गलत है। अब ये हमारा आज पूरा एक पेपर हो चुका है, तो आपसे नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे जिसमें हम बाकी इसके अलग शिफ्ट के बारे में बात करेंगे। टिल देन गुड बाय।